हमारी सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन जो पेरेंट में थी और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट में भी रहती है कि जो ये एमबीबीएस का जो कोर्स है ना ये और जो मेडिकल फील्ड है ना ये सिर्फ किसके लिए है भाई? 3 लोगों के लिए, जिसके पास या तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जिसके बहुत अच्छे रैंक आ रहे हैं उसके लिए, या तो भाई जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो जाके ये मेडिकल में जाके एमबीबीएस का एडमिशन ले सकता है, कर सकता है। तीसरा ये है या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम उसके पास रिजर्वेशन है तो उसका बेनिफिट लेके ये कोर्स में जा सकता है। ये तीनों बातें बिल्कुल गलत हैं। ये मिसकंसेप्शन है। पहला बता रहा हूँ मैं, आज की तारीख के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप इंडिया में देखेंगे तो 92,000 93,000 एमबीबीएस की सीटें हैं, जिसमें से 55,000 की जो सीटें हैं वो किसकी हैं? गवर्नमेंट सीटें, मतलब 50 से लेकर 55,000 गवर्नमेंट सीटें हैं। उसके बाद जो भी बैलेंस सीटें बची है उसमें भी एक एनएमसी का एक्ट आ गया है, प्राइवेट और डीम कॉलेजेस की जो 50% सीटें रहेगी उसकी फीस जो रहेगी किसकी रहेगी? एज पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की रहेगी। तो मतलब आपके पास 95,000 के अंदर 70,000 से भी ज्यादा 80,000 जो सीटें आ जा रही है वो क्या आ जा रही है? नॉर्मल फीस। फीस कितनी रहती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, बता सकता है कोई? एमबीबीएस की 1 लाख, चलो 1 लाख रुपया आप हम पकड़ लें। अब बताइए आज अगर हम फर्स्ट में स्टैंडर्ड में भी कोई सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में एडमिशन लेते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा हमारा साल का बच्चे का खर्चा आ जा रहा है। 1 लाख में आप एमबीबीएस कर सकते हो, मतलब कितनी? 80% 85% सीटें आपको अवेलेबल है 1 लाख रुपए में एमबीबीएस करने के लिए। तो ये तो पहला मिथ जो था लोगों का कि एमबीबीएस की फीस बहुत ज़्यादा होती। सेकेंड ये था हमारा कि भाई सिर्फ मेडिकल फील्ड जो है वो किसके लिए? जो स्कॉलर है, जीनियस स्टूडेंट है, उसी के लिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेडिकल फील्ड में सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता है, बीडीएस भी होता है, बीएमएस भी होता है, बीएचएमएस भी होता है, बीएमएस भी होता है। ये अलग अलग पैथी के भी होते हैं। मतलब अगर आप जाएंगे, अगर एलोपैथी में जाएंगे तो एमबीबीएस करें, दांत का डॉक्टर बनना है तो बीडीएस करिए आपने। आयुष करने के बाद भी आप आज की तारीख में गवर्नमेंट ने आयुष मतलब बीएमएस करने के बाद भी आप गायनिक कर सकते हो, ऑर्थोपेडिक कर सकते हो, सर्जरी कर सकते हो, ऑप्थेल कर सकते हो, ये लीगली कर सकते हो आप। वो भी गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन डाला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस का कोर्स है। तो दूसरी बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, बीडीएस हो गया, ये सारे कोर्सेज के अंदर अगर आप एडमिशन देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे ना आप, तो मालूम पड़ेगा कि 720 मार्क्स का आपका नीट का एग्जाम होता है। अब 720 में से अगर आदमी 200 मार्क्स लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है? 200 लाना कोई मतलब मुश्किल तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आप 720 मार्क्स का अगर आपका नीट का एग्जाम हो रहा है और अगर आप 200 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो भी आपको बीएचएमएस में एडमिशन मिल जाएगा। आप होम्योपैथी डॉक्टर बन सकते हो, इवन बीएएमएस में भी एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, 50% रहता है, वो मैक्सिमम कितना आता है? मैक्सिमम 140, 135, लास्ट ईयर कितना था? 132। इतने मार्क्स अगर आप ले आते हो तो आप एलिजिबल हो एमबीबीएस के लिए भी, बीडीएस के लिए भी और सारे आयुष कोर्सेज के लिए। और इतना मार्क्स लाना भी मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इतने मार्क्स लाने पे भी आपको मेडिकल कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। ये दूसरा मतलब मेरा ये था कि सिर्फ ये टॉपर्स और जीनियस लोगों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिमम 10 कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो आप नीट के स्कोर के ऊपर, मिनिमम, जिसके अंदर आ गया एमबीबीएस नंबर 1, बीडीएस आ गया, बीएएमएस आ गया, बीएचएमएस आ गया, बीयूएमएस आ गया, बीएसएलपी आ गया, बीपीडीएस मतलब फिजियोथेरेपी आ गया, ऑक्यूपेशन थेरेपी आ गया, बीपीओ हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएसएलपी हो गया। ये सारे कोर्सेज पे आप एडमिशन ले सकते हो नीट के स्कोर पे ही। तो सिर्फ नीट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए नहीं हो। डॉक्टरी फील्ड में जाने का अगर आपका पासपोर्ट है तो वो होता है 12 का ग्रुप क्लियर करना। 12 के अंदर क्या क्लियर करना? ग्रुप क्लियर करना। मतलब पीसीबी के अंदर आपको 300 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें 150 से ज्यादा मार्क्स लेके आना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप क्लियर करना। और वो भी किसके लिए? ये 50% जनरल के लिए। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई भी ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, एनटी हो गया, NT2 हो गया, बीजे हो गया, तो आपको सिर्फ 40% लाना है। हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, कैसे हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे, और इंशाल्लाह हम इसको कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे। हम अभी नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे जहां पे हम हमारे मेन गेस्ट को बुलाएंगे और वी विल टॉक अबाउट जो आज मेन हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो बेसिकली नीट एग्जाम हो गया, रिजल्ट्स आ गए, व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू। So we are going to talk about that, for which I would be calling up our main guest मुजफ्फर खान सर। मैं उनको इनवाइट करता हूँ वो स्टेज पे आए
एक शॉर्ट इंट्रो अबाउट मुजफ्फर खान सर ही इज़ अ मेडिकल काउंसलर, स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सर। काउंसलिंग पिछले 11 सालों से प्रोवाइड कर रहे हैं सर। ने अभी तक के मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को डॉक्टर बना दिया है थ्रू हिज काउंसलिंग। सर जो है वो एक मेडिकल वेबसाइट है, मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोल के एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के फाउंडर भी है। तो मैं मुजफ्फर खान सर को इनवाइट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर प्रोग्राम में आने के लिए। अभी हमारी मेन स्पीच जो है वो मुजफ्फर खान सर लेंगे, हमारी मेन स्पीच वो देंगे, जहाँ पे वो हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स बताएंगे कि आपने नीट का एग्ज़ाम दे दिया है, अभी आपका क्या स्कोर आएगा, तो आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, मेडिकल में कौन सा फील्ड सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन योर स्कोर। सो ही विल गिव अस अ फेयर अंडरस्टैंडिंग, अ वेरी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन ऑन what all things you should be prepared with while you have already appeared for the exams and you are about to get the final results. मैं invite करता हूँ मुजफ्फर खान सर को on the stage. तमाम तारीफ उस परवरदिगार के लिए जिसने हमें पैदा किया और तमाम जहानों की खुशियों से हमें नवाजा। करोड़ दुरूद सलाम हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम पेरेंट और स्टूडेंट। देखिए, नीट के एडमिशन में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो रहता है अच्छे से प्रिपरेशन करके नीट का एग्ज़ाम देना, जो आप लोगों ने अभी मुकम्मल कर लिया है, आपका नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। अब उसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नीट में सिर्फ रैंक लाना या मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो भी रैंक, जो भी मार्क्स आपके आए थे, समझो उसके जो अकॉर्डिंग रैंक आएगा ऑल इंडिया, उसमें आपको एक अच्छी कॉलेज, जो भी कोर्स आपको मिल रहा है, MBBS का या BDS का या BMS का या BHMS का या BUMS का, जो भी आप कॉलेज में अकॉर्डिंगली जो आपके रैंक आया उसके अगर जो मिल रहा है, अगर आपने वो ले लिया और कम बजट में अगर अपने मार्क्स को कैपिटलाइज करना, मतलब अपने रैंक को कैपिटलाइज कैसा करते हैं कि हम कभी कहीं जाते हैं कोई भी शॉपिंग के लिए, तो बार्गेनिंग करते हैं, तो जो हमारा जो रैंक आया है उसको अच्छे से हमने उसको स्टडी किया और उस रैंक पे हमें एक बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क्या मिलता है, अगर उसको ले लिया तो समझो आपने कामयाबी हासिल कर ली। वरना सिर्फ आपने रैंक लेके आ गया और रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपने कॉलेज नहीं लिया, अभी किसी का रैंक ऑलमोस्ट समझो 540 रैंक या 550 रैंक आया उसका, 550 उसके मार्क्स आया, अकॉर्डिंगली उसका रैंक आया है 44,000 43,000 उसका रैंक आया है। अब ये रैंक के अकॉर्डिंगली मुझको लगता है अगर उसका ये रैंक आ जाता है 550 अगर अबाव मार्क्स है और 5, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो समझो उसको गवर्नमेंट कॉलेज MBBS की मिलना चाहिए। अगर उसको नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने क्या किया, गलती किया, काउंसलिंग को समझा नहीं, एडमिशन कैसे मिलता है उसको समझा नहीं, और कहीं ना कहीं उसने गलती किया, तो जो उसका जो मार्क्स लेके आना था, जो रैंक लाया उसने इतनी मेहनत करके, उसका बेकार गया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपने अपना पहला जो पार्ट था उसको मुकम्मल कर दिया। अभी आपको टेंटिवली आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, आंसर की तो आ गई, सारी कोचिंग क्लासेस में प्रोवाइड कर दिया हुआ है। टेंटिवली जो मार्क्स आ रहे हैं उस पर क्या बेस्ट ऑफ बेस्ट रहने वाला है, वो जो वेबिनार, जो सेमिनार है आज, वो इसी के लिए रखा हुआ है। और मैं गारंटी देता हूँ कि जितने आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने नीट का एग्जाम दिया हुआ था और जो उनके टेंटिवली मार्क्स आ रहे हैं, अगर वो आज मेरा लेक्चर अगर अच्छे से उन लोगों ने सुन लिया और उसको समझ लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेज लेके जाने वाले और अच्छे से अच्छा कोर्स आपको मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है। अब मैं बता रहा हूं कि आज के जो लेक्चर है उसके टॉपिक्स कौन कौन से रहने वाली हैं। सबसे पहला तो कैसा है कि हमारे में एक मिसकंसेप्शन है कि भाई नीट के एग्जाम में सिर्फ MBBS और BDS के कोर्स में एडमिशन मिलता है या आयुष कोर्सेज जो होते हैं उसमें एडमिशन मिलता है। पहला मैं बताऊंगा कि नीट के बुनियाद पर, नीट के एग्जाम के ऊपर कौन कौन से कोर्स में आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए, पहला। दूसरा ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, अगर MBBS के लिए आप जा रहे हैं, BDS के लिए आयुष कोर्सेज, जिसको हम इंडियन मेडिसिन जो बोलते हैं खासतौर पे, आयुष मतलब इसमें BMS आता है, BHMS आता है, BUMS आता है, सिद्धा आता है, योगिक साइंस आता है। ये सारे कोर्सेज में अगर आपको जाना है तो उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और उसके बाद फिर मैं ये सेकंड में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो वेरियस जो कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, उसकी फीस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने फीस में एडमिशन मिलेगा और कितना एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है। मतलब अगर आपका जो रैंक आएगा
उस बुनियाद पर आपको, क्योंकि मार्क्स पे तो एडमिशन मिलता नहीं है, एडमिशन जो मिलता है रैंक के बुनियाद पे मिलता है, तो आपका जो रैंक आएगा उस पर आपको कौन सी कोर्स और कौन सी कॉलेज मिलने वाली है। और उसके बाद मैंने एक और भी ऐड किया मैंने आने से पहले। अभी कैसा हो गया है ना, ये तो मेरे जो फिक्स थे पहला, अभी कैसा हो गया कि नेक्स्ट, अभी आप अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो, चाहे आप इंडिया में एडमिशन लो चाहे आप फॉरेन में एडमिशन लो, आपको जो एमबीबीएस का जो फाइनल एग्जाम है ना, जो नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट, उसका फाइनल एग्जाम, जैसा आप 10 का बोर्ड का एग्जाम देते हो ना, 12 का बोर्ड का एग्जाम देते हो ना, वैसे एमबीबीएस का एक सेंट्रलाइज एग्जाम होएगा पूरा। और वो एग्जाम जो होगा वो इंडियन स्टूडेंट को भी देना रहेगा, फॉरेन स्टूडेंट को भी देना रहेगा, सभी को एक ही एग्जाम देना रहेगा। पहले कैसा रहता कि जो फॉरेन से करके आते थे उनको एफएमजी देना पड़ता था, फॉरेन मेडिकल, वो बहुत ज़्यादा टफ रहता था, क्रैक करना आसान नहीं रहता था। तो एक लास्ट ये है कि अगर कोई किसी के मार्क्स अनफॉर्चुनेटली एलिजिबल तो हो जाएगा, कम है, तो लास्ट अगर फॉरेन में जाने वाला अगर जाता है तो क्या क्या स्कोप है, कौन कौन सी कंट्री में वो जा सकता है, और उसको अच्छी कंट्री में और सही से कैसा चूज करना है, उसके लिए भी एक लास्ट सेशन रहेगा जो मेरे पार्टनर आफ्ताब देखेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अभी पहला जो है कि नीट, पहली टॉपिक है कि नीट का जो, नीट के बेस पे आपको कौन कौन सी कोर्स में एडमिशन मिलेगा। देखिए हमारी सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन पेरेंट में थी और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट में भी रहती है कि जो ये एमबीबीएस का जो कोर्स है ना, ये और जो मेडिकल फील्ड है ना, ये सिर्फ किसके लिए है भाई, 3 लोगों के लिए, जिसके पास या तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जिसके बहुत अच्छे रैंक आ रहे हैं उसके लिए, या तो भाई जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो जाके ये मेडिकल में जाके एमबीबीएस का एडमिशन ले सकता है, कर सकता है। तीसरा ये, या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम उसके पास रिजर्वेशन है तो उसका बेनिफिट लेके ये कोर्स में जा सकता है। ये तीनों बातें बिल्कुल गलत हैं, ये मिसकंसेप्शन है। पहला बता रहा हूँ मैं, आज की तारीख के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप इंडिया में देखेंगे तो 92,000 93,000 एमबीबीएस की सीटें हैं। और ये सीटें जब आपकी जब काउंसलिंग चालू होगी, काउंसलिंग बोले तो एडमिशन का प्रोसेस होता है, उसको हम काउंसलिंग बोलते हैं, जब चालू होगी तो 95,000 हो जाएगी सीटें एमबीबीएस की, जिसमें से 95,000 के अंदर 55,000 की जो सीटें हैं वो किसकी हैं, गवर्नमेंट सीटें, मतलब 50 से लेकर 55,000 गवर्नमेंट सीटें हैं। उसके बाद जो भी बैलेंस सीटें बची है उसमें भी एक एनएमसी का एक्ट आ गया है, प्राइवेट और डीम कॉलेजेस की जो 50% सीटें रहेगी उसकी फीस जो रहेगी किसकी रहेगी, एज पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की रहेगी। तो मतलब आपके पास 95,000 के अंदर 70,000 से भी ज़्यादा 80,000 जो सीटें आ जा रही है वो क्या आ जा रही है, नॉर्मल फीस। फीस कितनी रहती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, बता सकता है कोई, एमबीबीएस की 1 लाख, चलो 1 लाख रुपया आप एक हम पकड़ लें। अब बताइए आज अगर हम कि अपना फर्स्ट में स्टैंडर्ड में भी कोई सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में एडमिशन लेते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा हमारा साल का बच्चे का खर्चा आ जा रहा है। 1 लाख में आप एमबीबीएस कर सकते हो, मतलब कितनी 80% 85% सीटें आपको अवेलेबल है 1 लाख रुपए में एमबीबीएस करने के लिए। तो ये तो पहला मिथ जो था लोगों का कि एमबीबीएस की फीस बहुत ज़्यादा होती है। अब जब 85% अगर वो सीटें अवेलेबल हो रही है और वो उसकी फीस अगर 1 लाख आती है आपको, तो ये तो कोई महंगा नहीं हुआ, पहली मिथ। सेकेंड ये था हमारा कि भाई सिर्फ मेडिकल फील्ड जो है वो किसके लिए, जो स्कॉलर है, जीनियस स्टूडेंट है, उसी के लिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेडिकल फील्ड में सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता है, बीडीएस भी होता है, बीएमएस भी होता है, बीएचएमएस भी होता है, बीएमएस भी होता है, ये अलग अलग पैथी के भी होते हैं। मतलब अगर आप जाएंगे, अगर एलोपैथी में जाएंगे तो एमबीबीएस करें, दांत का डॉक्टर बनना है तो बीडीएस करिए आपने, बीडीएस करने के बाद भी आप एमडीएस करके न्यूरोसर्जन बन सकते हैं, न्यूरोसर्जन बन सकते हैं आप, बराबर। तो ऐसा नहीं है कि आप बीडीएस करके भी आपका स्कोप खत्म हो सकता है। जो आप एमएस सर्जरी करने के बाद कर सकते हैं, न्यूरो सर्जरी कर सकते हैं, न्यूरोसर्जन बन सकते हैं, वो बीडीएस करने के बाद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आयुष करने के बाद भी आप, आज की तारीख में गवर्नमेंट ने आयुष मतलब बीएमएस करने के बाद भी आप गायनिक कर सकते हो, ऑर्थोपेडिक कर सकते हो, सर्जरी कर सकते हो, ऑप्थेल कर सकते हो, ये लीगली कर सकते हो आप, वो भी गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन डाला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस का कोर्स है। तो दूसरी बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे कि बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, बीडीएस हो गया, ये सारे कोर्सेज के अंदर अगर आप एडमिशन देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे ना आप, तो मालूम पड़ेगा कि 720 मार्क्स का आपका नीट का एग्जाम होता है। अब 720 में से अगर आदमी 200 मार्क्स लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है,
200 लाना कोई मतलब मुश्किल तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आप 720 मार्क्स का अगर आपका नीट का एग्जाम हो रहा है और अगर आप 200 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो भी आपको BHMS में एडमिशन मिल जाएगा। आप होम्योपैथी डॉक्टर बन सकते हो। इवन BAMS में भी एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है 50 परसेंटाइल रहता है, वो मैक्सिमम कितना आता है? मैक्सिमम 140, 135, लास्ट ईयर कितना था? 132। इतने मार्क्स अगर आप ले आते हो तो आप एलिजिबल हो MBBS के लिए भी, BDS के लिए भी और सारे आयुष कोर्सेज के लिए। और इतना मार्क्स लाना भी मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इतने मार्क्स लाने पे भी आपको मेडिकल कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। ये दूसरा मतलब मेरा ये था कि सिर्फ ये टॉपर्स और जीनियस लोगों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको MBBS में जाना है तो अलग बात है, मगर आप अगर MBBS में नहीं जाना चाहते, अगर BDS में जाना चाहते, BHMS में, BAMS में जाना चाहते, या BUMS में अगर उर्दू से आपने किया हुआ है 10th के अंदर या अरेबिक लिया हुआ है, तो भी एडमिशन आपको मिल जाता है। दूसरी बात ये, तीसरा ये कि फिजियोथेरेपी भी हो गया, ऑक्यूपेशन थेरेपी भी हो गया, BSLP मतलब बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी जो कोर्स हो गया हुआ है वो भी हो गया है, BPO बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक ऑर्थोडिक, ये सारे कोर्सेज का एडमिशन भी जो होता है महाराष्ट्र के अंदर वो नीट के स्कोर के बेस पे ही होता है। मतलब आपके पास मिनिमम 10 कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो आप नीट के स्कोर के ऊपर, मिनिमम, जिसके अंदर आ गया MBBS नंबर 1, BDS आ गया, BAMS आ गया, BHMS आ गया, BUMS आ गया, BSLP आ गया, BPDH मतलब फिजियोथेरेपी आ गया, ऑक्यूपेशन थेरेपी आ गया, BPO हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, BSLP हो गया। ये सारे कोर्सेज पे आप एडमिशन ले सकते हो नीट के स्कोर पे ही। तो सिर्फ नीट MBBS और BDS के लिए नहीं। और मैं यकीन जाने में ये कह रहा हूँ कि फिजियोथेरेपी भी बड़ा अच्छा कोर्स है, ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी भी कोई अच्छा कोर्स नहीं है। और फिजियोथेरेपी अगर आपको जाना चाहते हो उसके लिए तो आपको नीट का जो रहता है ना, जो क्राइटेरिया रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, वो 2 ग्रुप A और ग्रुप B इसको हम कहते हैं। मैं एक लोकल लैंग्वेज से बताता हूँ कि पहला, जैसा हम किधर फॉरेन में जाते हैं तो पहला क्या करते हैं, हमको क्या बनाना पड़ता है? पासपोर्ट बनाना पड़ता है। अगर आपका पासपोर्ट बनेगा तो आपका वीज़ा लगेगा। तो आपका जो पासपोर्ट है, अगर नीट, MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS मतलब डॉक्टरी फील्ड में जाने का अगर आपका पासपोर्ट है तो वो होता है 12 का ग्रुप क्लियर करना। 12 के अंदर क्या क्लियर करना? ग्रुप क्लियर करना। मतलब PCB के अंदर आपको 300 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें 150 से ज़्यादा मार्क्स लेके आना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप क्लियर करना। और वो भी किसके लिए? ये 50% जनरल के लिए। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई भी OBC हो गया, ST हो गया, SC हो गया, NT हो गया, NT2 हो गया, BJ हो गया, तो आपको सिर्फ 40% लाना है। मतलब 120 अगर आपने मार्क्स लेके आया है तो भी आप क्या हो गए? एलिजिबल हो गए। और इसी तरह नीट के एग्जाम के अंदर भी आपको मिनिमम 50 परसेंटाइल लेके आना है, तो आप MBBS और BDS वगैरह जितने भी कोर्सेज बता रहा हूँ उसके लिए आप एलिजिबल हो। तो पहला ये समझ लीजिए कि हमने पहला एक आइडिया मैंने दे दिया कि नीट के बेस के ऊपर आपके पास मिनिमम 10 कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो महाराष्ट्र के अंदर, जिसकी मैं अभी लिस्ट आपको बता देता हूँ आपके पास। अगर PPT, ये महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन बुकलेट है, महाराष्ट्र स्टेट की। नीट के बेस पे मैं एडमिशन बता रहा हूँ कि कौन कोर्सेस में होता है। ये आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। कोई BS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, BPTH, BOTH, BSLP, BPO एंड BSc नर्सिंग, ये 10 कोर्सेज का जो एडमिशन होएगा किस पे होएगा? नीट के बेस पे ही होने वाला है आपको। जैसे मैं बता रहा था, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये 10 कोर्स का जो एडमिशन होने वाला है वो नीट के बेस पे होने वाला है। अब आ जाते हैं, हमने पहले समझ लिया, क्या समझ लिया हमने कि कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होने वाला है, पहला। सेकंड, हमें समझ लिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आपको अगर MBBS, BDS, BHMS, BUMS मतलब जो भी डॉक्टरी फील्ड है, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, BSc नर्सिंग, BPO, BSLP को छोड़ के आपका ग्रुप क्लियर होना चाहिए। मतलब 12 के अंदर आपका 50% से ज्यादा स्कोर होना चाहिए और नीट में आप एलिजिबल होना चाहिए। मतलब 50 परसेंटाइल, अगर 140 में मार्क्स आ गए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप एडमिशन ले सकते हो। ये 2 हमने डाउट क्लियर कर लिए। अब जो तीसरा जो सेशन था खास तौर पे आज का था कि ये एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है जिसके लिए आप लोग आए हुए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको पता है, उसके बाद कितने अंदर कोर्सेज होते हैं वो आता है। अब एडमिशन कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन कैसा होता है। अगर ये समझ लिया आपने कि एडमिशन कैसा होता है तो आपने एडमिशन ले लिया। देखिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को,
एडमिशन जो प्रोसेस होता है, पहला मैं एमबीबीएस और बीडीएस का बता रहा हूं मैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को बीएमएस और जो बाकी कोर्सेस है उसका बताऊंगा मैं। एक आइडिया लेना चाहूंगा कि 500 से एक्सपेक्टेड मार्क्स किसके आ रहे हैं यहाँ पे ऊपर? 500 अबव, वेरी गुड। 500 अबव कितने आ रहे हैं? वेरी गुड। चलिए, है हमारे पास। मैं आप लोगों को भी एडमिशन प्रोसेस समझाता हूं। 300 के अबव किसके आ रहे हैं और जो एमबीबीएस करना चाहते हैं? 300 के अबव किसके आ रहे हैं? एमबीबीएस करना चाहते हैं। 3 मंत्रा अगर आप समझ लो, 3 मंत्रा मेरा है, आज मैं बता रहा हूं मैं, अगर आपने समझ लिया तो आपका एडमिशन हो गया। पहला मंत्रा ये है कि आपका जो स्कोर आ रहा है, आपको टेंटिवली मालूम पड़ गया कि रैंक क्या आएगा, बराबर। लास्ट ईयर का आपने देख लिया, उसके ऊपर क्या कोर्स में एडमिशन मिलता है, बराबर। एग्जाम्पल, कोई भी कैंडिडेट अपना यहाँ पे 500 अबाउ जो आ रहा है, वो एक स्टैंड हो जाओ जरा, कोई भी कैंडिडेट, मैं उसको आप बता दूं एक्सपेक्टेड कितना स्कोर आ रहा है आपका। चलिए 535 ये कैंडिडेट का स्कोर आ रहा है, बराबर। सबसे पहला मंत्रा जो है ये 535 पे इसको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है कि एमबीबीएस में नहीं मिल रहा है। पिछले साल का क्लोजिंग क्या था? 557, जो मैंने अपने फ्री में डाल के रखा हूं टेलीग्राम ग्रुप पे। 535 में आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जा रहा है, आराम से मिल जा रहा है। तो इनको पहला मालूम पड़ेगा कि उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन पड़ जा रहा है। आपकी इनकम कितनी है? 8 लाख से ज्यादा है कि कम है? फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। महाराष्ट्र स्टेट में कोई भी कैंडिडेट जिसकी पेरेंट्स की ईयरली इनकम 8 लाख के कम है, उसको प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर 50% ही फीस को क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। और 50% फीस कौन पे करती है? गवर्नमेंट पे करती है। ये मालूम होना चाहिए आपको। सब यहाँ बेनिफिट लेने वाले हैं, ये सबके लिए अवेलेबल है। ये जिसकी भी 8 लाख से कम इनकम है, और वैसे भी अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, ओबीसी में है, और NT1 NT2 में, अगर एबीसी ओबीसी अगर इसमें, तो 50% ही आपको फीस पे करना है, बराबर। और अगर SC ST NT1 NT2 में तो आपको कोई फीस लगती नहीं है। तो ये बात तो पता है, इनको पता चल गया कि मुझको यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर आराम से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ये इनको पहला, तो ये पहला मंत्र है कि हमको मालूम होना चाहिए कि हमको एडमिशन कहाँ मिल रहा है। दूसरा मंत्र क्या है बता रहा हूं मैं। इसको पता चल गया ना कि एडमिशन इसको कहाँ मिल रहा है? प्राइवेट कॉलेज में। अब एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बताऊंगा आगे, मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूं। उसके बाद चॉइसेस फिल करना रहता है अपनी, कि आपको कौन कौन सी चॉइसेस चाहिए, और वो चॉइसेस जो फिल करते हैं उस पर ही आपको एडमिशन मिलता है, याद रखो। और महाराष्ट्र में आप एक ही बार चॉइस फिल कर सकते हो, बाद में कभी नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब इसको मिल रहा है प्राइवेट कॉलेज, तो ये क्या करेगा? सीधा डायरेक्ट चॉइस फिलिंग में प्राइवेट कॉलेज डालेगा? नहीं, ये क्या करेगा? टोटल गवर्नमेंट कॉलेज डालेगा, जितनी भी। और चालू किससे करेगा? KEM से चालू करेगा। जितने भी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट, इसको मालूम है कि मुझको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रही है, मगर क्या करेगा? वो सारी गवर्नमेंट कॉलेज डालेगा। KEM, सायन, नायर, JJ, BJ, नागपुर, औरंगाबाद, ऐसा करके जितनी भी गवर्नमेंट 29 एट प्रेजेंट गवर्नमेंट कॉलेज है, ये पूरी 29 गवर्नमेंट कॉलेज डालेगा। उसके बाद सबसे कम फीस प्राइवेट कॉलेज, अच्छी वाली, टॉप वाली, वो डालेगा वो, बराबर। ऐसा करके इसने फिलअप करेगा, और उसके बाद नीचे जाके और भी प्राइवेट कॉलेजेस डाल देगा अपना बजट देख के। ये कर दिया इसने, अपना काम कर दिया। मतलब 3 मंत्रा। पहला मंत्रा मिलने वाला क्या है, दूसरा मंत्रा टॉप कॉलेजेस चॉइस फिलिंग में डालने का, और तीसरा ये कि जो मिलने वाला प्राइवेट कॉलेजेस को मालूम है, उसके नीचे की भी कॉलेज डाल देने का। बस ये तुमने काम कर दिया, ये समझा रहा हूं। ये 3 मंत्रा, यही एडमिशन का होता है, और यही पेरेंट्स समझते नहीं है। ये 3 मंत्र आपने समझ लिया, आपका एडमिशन हो गया। क्यों? अगर किसी ने गलती किया, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं डाला, आपको मिल गई। बहुत ज्यादा कट ऑफ आ गया, सुबह ने प्राइवेट कॉलेज डाल दिया, आपने बैकअप के लिए भी जो प्राइवेट कॉलेज मिल गई उससे नीचे वाला भी डाल दिया, आपको एडमिशन मिल गया। आप फेल होने वाले नहीं है, कितना भी आप स्टडी कर लो। मार्क्स आने के बाद आपको ये एडमिशन प्रोसेस को समझना जरूरी है, जो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। जो समझ गए यहाँ पे उसका एडमिशन हो गया, ये समझ लिया आपने, आपका एडमिशन हो गया। यहां पे ये चीज करना बहुत जरूरी है। तो ये 3 मंत्र आपने समझ लिया। अब एडमिशन जो प्रोसेस होता है ना, जो वो होता है 3 टाइप का। 3 टाइप से आपको एडमिशन मिलता है MBBS और BDS के अंदर। और ये 3 टाइप जो है सिर्फ MBBS BDS के लिए, BMS वगैरह के लिए ज्यादा टाइप है। पहला मैं MBBS का ही बता रहा हूं, MBBS BDS का तो 3 टाइप है। पहला कौन सा है? ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन मिलना,
किसके थ्रू मिलता है एडमिशन? ऑल इंडिया। कितने टके गवर्नमेंट की सीटें ऑल इंडिया में जाती है? 15%। जितनी भी पूरे महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है, एट प्रेजेंट कितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस है इंडिया में? मोर देन 605 सीटें बता दिया मैंने आप लोगों को। 92,000 एट प्रेजेंट 95,000 हो जाएगी। उसकी 15% जो सीटें रहती है वो कहाँ जाती है? ऑल इंडिया। उसके बाद इंडिया में जितनी भी एम्स कॉलेजेस है उसकी सीटें कहां से जाएगी? ऑल इंडिया से जाएगी। जितनी भी सेंटर यूनिवर्सिटी है, सेंटर यूनिवर्सिटी क्या भला भाई, ये क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे एएमयू हो गई, बीएचयू हो गई, मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, जो मतलब बहुत अच्छी रहती है, उसकी भी काउंसलिंग कहां से होगी? ऑल इंडिया। उसकी 100% सीटों की होगी। इंद्र प्रकाश आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसकी काउंसलिंग कहां से होगी? ऑल इंडिया। तो पहला जो आता है ए एडमिशन का प्रोसेस वो होता है ऑल इंडिया, जो यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि सिर्फ 15% सीटें जाती है, बराबर। पीजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑल इंडिया का कट ऑफ कितना था लास्ट ईयर का? चलिए 595, मतलब ऑल इंडिया के हमारा अगर उससे मार्क्स आ रहे हैं तो हमको अगर समझो 580 के ऊपर आ रहा है तो आप ऑल इंडिया में जाइए, वरना आपको स्टेट से बेटर मिलेगा। मगर समझा रहा हूं मैं, हो सकता है कि आपके यहाँ पे जो कैंडिडेट है बता रहे नहीं हो, शर्म के मारे 600 भी मार्क्स आ रहे होंगे, एम्स में जाना चाहते हैं, तो उसको चाहिए कि ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो पहला हो गया, क्या हो गया? ऑल इंडिया काउंसलिंग। सेकंड जो होता है 85% जो गवर्नमेंट सीटें होती है वो कहां से जाती है? स्टेट काउंसलिंग से जाती है, बराबर। तो अपने स्टेट में एडमिशन ले लो। अब भाई हमारा तो अच्छा स्कोर नहीं आया, ऐसे बताया ना मैंने, यहाँ पे 300 वाले भी है, 400 वाले भी है, एमबीबीएस तो कर रहे हैं ना। अब अच्छा स्कोर नहीं आया, स्टेट में तो मिल रहा नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में भी मिल रहा नहीं है उसको। और फिर स्टेट के अंदर भी जो प्राइवेट कॉलेज उसमें 2 कोटा होता है। 2 कोटा कौन सा होता है? एक एस होता है और एक क्या होता है? आई, इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई, जिसकी फीस 30 लाख 40 लाख, वो छोड़ दो, हमारे लिए है ही नहीं वो, बराबर। तो आप क्या करते हो? पहला ऑल इंडिया, और ऑल इंडिया में एक और कॉलेज आती है, सेंटर यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज, एक होती है डीम यूनिवर्सिटी। ये डीम यूनिवर्सिटी क्या भला भाई? डीम यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है, वो कॉलेजेस होती है जो सेल्फ फाइनेंसिंग होती है, मतलब जिसको गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलती है, जो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करती है। अभी वो खत्म हो जाएगा आप लोगों के लिए, अभी नेक्स्ट होने वाला है। अपना जो पैटर्न रहता है स्टडी का वो भी खत्म हो गया उनका। मतलब ये है कि उसको फीस के ऊपर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं था पहला, अभी उस पर भी गवर्नमेंट कंट्रोल आने वाला है, बराबर। तो 100% जितनी भी डीम यूनिवर्सिटी है जो भी इंडिया में, एट प्रेजेंट 52 डीम यूनिवर्सिटी है, उसकी भी काउंसलिंग कहां से होगी? ऑल इंडिया में। उसकी फीस ज्यादा होती है। अभी महाराष्ट्र में कितनी है? 12 डीम यूनिवर्सिटी है। 12 कौन कौन की है? जैसे अभी डीवाई पाटिल की 3 है, एक मुंबई में, एक पुणे में, एक कोल्हापुर में। भारती की 2 है, बराबर। उसके बाद एमजीएम 2 है। ऐसा करके 12 यहाँ पे डीम यूनिवर्सिटी, उसकी भी काउंसलिंग कहां से होगी? ऑल इंडिया के अंदर होगी। तो पहला हो गया ऑल इंडिया के अंदर 3 टाइप की कॉलेजेस आ गई, एक सेंटर यूनिवर्सिटी, एम्स हो गई, जिपमार हो गई, और गवर्नमेंट कॉलेजेस और डीम यूनिवर्सिटी। अब स्टेट के अंदर कौन सी आ गई? गवर्नमेंट कॉलेजेस की 85 और प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीट। तीसरा जो प्रोसेस होता है एडमिशन का, वो अदर स्टेट में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। किधर? अदर स्टेट में भी कहां पे जाके ले सकते हैं? जो ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट किसको बोलते हैं मालूम किया? जहां से अभी महाराष्ट्र के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि महाराष्ट्र में एस कोटा जो होता है स्टेट कोटा में, उसमें एडमिशन सिर्फ कौन ले सकता है? जो 10th और 12 कहां से करा है? महाराष्ट्र से। अगर आपने 10th और 12 महाराष्ट्र से नहीं किए तो आप एलिजिबल है महाराष्ट्र के लिए? नहीं एलिजिबल। वेरी गुड। तो आप ऐसी जगह जाओगे जहां पर 10th और 12 का क्राइटेरिया नहीं है और वो एडमिशन देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ओपन स्टेट बोलते हैं। तो ओपन स्टेट से जाके एडमिशन ले सकते हैं आप। अब ओपन स्टेट की जब बात आती है तो बहुत सारी इंडिया के अंदर, मतलब 90% जितनी भी जो स्टेट है वो ओपन स्टेट है, और 10% जो स्टेट है वो क्लोज स्टेट है। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये क्या होगी? क्लोज स्टेट है। बाकी सारी जो है ओपन। आप कर्नाटक में जाओ, तेलंगाना में जाओ, आंध्रा में जाओ, यूपी में जाओ, राजस्थान में जाओ, बिहार में जाओ, बंगाल में जाओ, जहां पे भी जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। वहां की स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ओपन स्टेट में जब जाते हो तो किसके लिए एडमिशन मिलता है?
सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं क्या जाके ओपन शिफ्ट में एडमिशन? नहीं ले सकते। तो एडमिशन कितने टाइप का हुआ? 3। पहला, सेकेंड स्टेट में गवर्नमेंट और प्राइवेट, और थर्ड सिर्फ प्राइवेट कॉलेज। बस ये समझना है। अब जिसके मार्क्स आ रहे हैं 300, 350, 400, उसको भी एमबीबीएस करना है तो ओपन स्टेट में जाके एडमिशन ले ले, मिलता है एडमिशन उसको। एडमिशन समझ में आ गया कि कहां से मिलने वाला है, एडमिशन मिल जाता है। समझना रहता है कि आपको एडमिशन कहां से मिलने वाला है। मैं एक आपको हाईलाइट उसका बता रहा हूं। इसी तरह बीडीएस का भी होता है। बीडीएस का तो ये हाल है कि लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, कितने सीटें बीडीएस की खाली चली गई थी मालूम है किसी को? देखिए मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग मोस्टली उसमें होंगे शायद। पहले मोर देन 16,000 मेंबर थे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो ग्रुप मुझको मतलब टेलीग्राम ने उसको क्लोज कर दिया, तो नया ग्रुप के अभी 4,400 मेंबर आ चुके हैं, और जिन लोगों को पता नहीं है वो भी ऐड हो रहे हैं। अगर जो भी ऐड नहीं हुए अभी तक ऐड हो जाओ, उसमें सारी डिटेल डालता रहता हूं मैं। हर चीज मिलेगी आपको जो आपके बेनिफिट के लिए लेने वाली। ये फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ वगैरह, कैसा काउंसलिंग होती है, मेरे वीडियोस, मतलब एडमिशन आराम से मिलता है। वो सिर्फ समझना रहता है और उसके समझाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं मैं। तो लास्ट ईयर के अंदर बात बता रहा हूं, प्राइवेट और डीम कॉलेजेस की 35% सीटें वेकेंट रह गई थी बीडीएस की। कितनी? 35। तो बीडीएस में अगर किसी को जाना है तो एडमिशन लास्ट तक मिलता है, चांस रहता है। कुछ भी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए, और बीडीएस की फीस भी बहुत कम रहती है, आराम से एडमिशन मिल जाता है। और मैं बता रहा हूं कि बहुत से ऐसे डॉक्टर रहते हैं बीडीएस जो एमबीबीएस और जो पोस्ट एमबीबीएस से ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। एक रूट कनाल करने जाओ, कितना पैसा ले डॉक्टर लेता है बीडीएस? मतलब एक एवरेज ही पकड़ो तो 3,000 से तो कम लेता नहीं है वो। अब 3,000 का भी एवरेज पढ़ तो क्या खर्चा आता होगा उसको? उसका खर्चा अगर आपको मैं बताऊंगा ना कितना आता होगा, तो आप खुद बोलेंगे भाई बीडीएस ही कर लो भाई, वो अच्छा रहेगा। हाँ, तो मैं बता रहा हूं कोई भी फील्ड मेडिकल के अंदर ऐसी नहीं है कि वो बेकार है। ये हमने सिर्फ एक दिमाग बना कर रखा है, एमबीबीएस एमबीबीएस एमबीबीएस। बीडीएस डॉक्टर भी अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप अर्निंग कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपको प्रोस्पेक्टिव है, ग्रोथ है। एमडीएस भी कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो। बताया ना मैं आपको, अगर आपको न्यूरो सर्जन बनना है तो बीडीएस करके भी बन सकते हो आप। तो बीडीएस में भी एडमिशन मिल जाता है, बराबर। ये तो हो गया एमबीबीएस का। सेम बीडीएस का भी है कि बीडीएस में तो महाराष्ट्र स्टेट में भी आ जाता है, मिल जाता है। ऑल इंडिया में तो आपको अगर डीम यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो क्राइटेरिया भी कम हो जाता है बाद में। परसेंटाइल का आपके 130, 130, 140 मार्क्स भी आएंगे तो बीडीएस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लेना, जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा उसको फॉलो करना, आपको बीडीएस में एडमिशन मिल जाएगा। अब ये हो गया एमबीबीएस और बीडीएस का एक शॉर्ट में बता दिया हमें कितने टाइप के एडमिशन होते हैं, आप लोगों को पता होगा। अब ये आते हैं हम बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, जो आयुष कोर्सेज की बात कर रहा हूं। इसका एडमिशन कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का होता है इसका? कोई बताएगा? इसका होता है 4 टाइप का एडमिशन। एमबीबीएस का बता दिया ना मैंने आपको। ये 4 टाइप समझ लीजिए। लास्ट टाइम पे मैंने मेरे एक वीडियो बना के डाल दिया था कि भाई ये बीएमएस, बीएचएमएस पे सही बता रहा हूं कि अगर आज का जो लेक्चर किसी ने अगर आयुष के लिए जा रहा है तो उसको एडमिशन मिल गया, सिर्फ समझ ले। पहला होता है ऑल इंडिया कोटा। पहला जो होता है ऑल इंडिया कोटा, जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% 15% सीटें जाती है वहां पे, और डीम यूनिवर्सिटी की पूरी सीटें रहती है ऑल इंडिया कोटे के अंदर। पहला एडमिशन प्रोसेस होता है। दूसरा एडमिशन प्रोसेस होता है स्टेट के अंदर। स्टेट में भी 2 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप, ये समझ लो। प्राइवेट कॉलेजेस की 15% जो सीटें होती है ना, उसकी अलग से काउंसलिंग होती है। 15% जो सीटें होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, उसकी अलग से काउंसलिंग होती है, और उसके लिए सारे स्टेट वाले एलिजिबल रहते हैं। उसमें स्टेट का डोमिसाइल का क्राइटेरिया नहीं है, ये पता ही नहीं रहता है किसी को भी। अगर आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखेंगे, पहले राउंड के अंदर लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे अगर किसी के समझो अनफॉर्चुनेटली 300 मार्क्स आ रहे हैं, 310, 320, उसको सोच रहा है कि बीएमएस में एडमिशन लेने वाला है, मिलेगा क्या? डाइसी है। मगर वो 15% से ले लेगा जाके महाराष्ट्र में ही 15% में अप्लाई करेगा। अलग से रजिस्ट्रेशन होता है उसका, अलग से चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। 2 राउंड होते हैं,
तो महाराष्ट्र में भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो 15% का प्राइवेट कॉलेजेस का अलग से, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट का और प्राइवेट कॉलेजेस का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। तो महाराष्ट्र में ही 2 टाइप के एडमिशन होते हैं, एक तो ऑल इंडिया, एक महाराष्ट्र में 2 टाइप 3, और फिर 4 जो होता है अदर स्टेट में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर बीएमएस करना है तो अदर स्टेट के लिए आप अगर एलिजिबल भी हो, यकीन मानिए हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बच्चों को इतनी बार मैसेज डाले कि मध्य प्रदेश में मिल रहा है एडमिशन जाके ले लो, कर्नाटक में मिल रहा है एडमिशन जाके ले लो, मगर आप बस यही है रिपीट पे रिपीट बच्चे करे जा रहे हैं, एडमिशन मिलता है और जाके लेते नहीं है। एडमिशन मिल जाता है आपको बीएमएस में। अगर आपको करना है, आपके मार्क्स मालूम होना चाहिए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसमें कहाँ एडमिशन मिलता है, आप उसमें जाके एडमिशन ले सकते हैं, अदर स्टेट में जाके एडमिशन आप ले सकते हैं। तो इतना 4 टाइप का एडमिशन प्रोसेस है, समझ लीजिए, और आराम से एडमिशन मिलता है। अभी भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि कितना भी आप मेहनत करो, नीट में स्कोर लेके आ जाओ, स्कोर लाने के बाद घर बैठ के एडमिशन मिलेगा क्या? चलो आपका स्कोर आ गया 720 में से 720 से आके चलो एम्स वाला आएगा कि भाई चलो तो एडमिशन दे रहा हूं, होता है? प्रोसेस करना पड़ेगा ना, प्रोसेस समझने के लिए प्रोसेस को समझना पड़ेगा। वो समझने के लिए अगर आप तैयार है तो एडमिशन आपको मिल जा रहा है। तो ये सेकंड आपको मैंने बीडीएस, बीएचएमएस, सॉरी अपना बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस और बीएचएमएस का बता दिया। ये सारे कोर्सेज भी बहुत अच्छे कोर्सेज है। ऐसा नहीं है कि अगर एमबीबीएस ही करते हो आप। अभी अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, कितने बच्चे यहाँ पे अपेयर हुए नीट के एग्जाम के लिए, बता सकता है कोई? सबको पता है कितने? 16 लाख, मोर देन 16 लाख। कितने क्वालिफाई होंगे? क्वालिफाई कितने होंगे? मोर देन 9 lakhs। 40%, 50%, 9 लाख। ये जितने भी क्वालिफाई, सबकी पहली पसंद क्या होगी? एमबीबीएस की सीटें कितनी है? 95। उसमें से जो लो बजट की सीटें होगी कितनी होगी? 80,000। अगर एनएमसी आ गया तो, एनएमसी का जो एक्ट जो है वो आ गया तो अब बताइए बाकी सबको एडमिशन मिलेगा क्या? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बाकी को तो दूसरी बार जाना है ना कोई तो कोर्सेज के अंदर। आप रिपीट पे रिपीट करे जा रहे हो, अपनी लाइफ में कब आप आगे अपने पैरों पे खड़े हो गए? एमबीबीएस भी महाराष्ट्र के अंदर कितने साल का कोर्स हो गया है? गवर्नमेंट में अगर मिलता है एडमिशन तो, हाँ नहीं भाई नहीं। बताइए महाराष्ट्र में अगर एमबीबीएस करते हो कितने साल का कोर्स है? 4, 5 जो है वो एकेडमिक पढ़ना है, 1 साल आपको इंटर्नशिप करना है और 1 साल बॉन्ड करना है, जो ब्रेक नहीं कर सकते आप, जो ब्रेक नहीं कर सकते आप। नया जो जीआर आया है ना उसके हिसाब से आप बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। तो एमबीबीएस के लिए कितने साल लगा दिया आपने? 6.5। 4.5 तो आपने स्टडी किया, 1 साल इंटर्नशिप किया, इंटर्नशिप में थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, बॉन्ड करेंगे तो पैसे मिलते हैं, मगर आप 6.5 साल के लिए बुक हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है? पीजी करना है। पीजी वो अलग दुनिया है, जाओगे तो मालूम पड़ेगा। उसमें तो डबल है, एक तो रैंक भी लाओ मेहनत करने का, तो उसको काउंसलिंग भी समझो। काउंसलिंग इतनी डिफिकल्ट करके रखे हुए, क्या मालूम क्यों, समझे? तो वो आप 6.5 ईयर्स डालने वाले हो अपनी लाइफ के। मतलब 5.5 ईयर्स तो आप मतलब सब एमबीबीएस हो जाएगा, अर्निंग देगी गवर्नमेंट, पैसा देगी, मगर आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, बराबर? तो 6.5 ईयर्स आपका ये चला गया। आप रिपीट पे रिपीट करे जा रहे 6.5 एम, कब अपनी लाइफ में आप सेटल हो गए? एक रिपीट से ज्यादा मैं तो बोलता हूँ बेवकूफ़ी रिपीट करना। और रिपीट भी कोई करे जो उसका 350 आ रहा है, 300 आ रहा है, तो जाके रिपीट करे। वरना अगर बीडीएस में मिल रहा है, बीएमएस से मिल रहा है, बीएचएम से मिल रहा है, बीएमएस से मिल रहा है, ले लीजिए। फिजियोथेरेपी का भी अच्छा कोर्स होता है। ये रिपीट के चक्कर को छोड़ देना है। एक बार आप जरूर कीजिए, और उस पर भी कुछ प्रॉब्लम है ऐसा है तो एक बार। मैं देखता हूं कि बच्चे 3 बार कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं, एडमिशन ले लिए उसके बाद भी रिपीट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक हाईलाइट बता रहा था कि एमबीबीएस के अंदर 4.5 एकेडमिक, फिर 1 साल की इंटर्नशिप और उसके बाद 1 साल का बॉन्ड। 6.5 ईयर्स का एमबीबीएस का जो बॉन्ड को आप तोड़ नहीं सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आपको फीस का बेनिफिट लेते हैं तो भी आपको बॉन्ड करना है, तो भी वो प्राइवेट में भी 6.5 ईयर्स का कोर्स हो गया, बराबर? तो आप एक बार रिपीट कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो जो भी एडमिशन आपको मिल रहा है कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले लो आप, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। 14 लाख बच्चे अपेयर होते थे, 15 हो गए,
अब ये साल 17 लाख से ज़्यादा, मतलब 16 लाख, मतलब वही, मतलब इतने सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करके अपेयर हो रहे हैं। ये कंपटीशन बढ़ते जाने वाला है, कंपटीशन तो कम नहीं होएगा, और सीटें भी एक हद तक बढ़ेगी यहाँ पे भी, उसके बाद बढ़ना स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो ये मेरा ये मतलब बताने का था आप लोगों को। अब आते हैं हम, एक एडमिशन प्रोसेस की मैंने टाइप बता दिया। अब मेन आते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग होती कैसा है। मैं एक फ्लो चार्ट बनाया हूं, उसका महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का वो फ्लो चार्ट को आपको मैं भी ओपन कर रहा हूं, आप उसको देख लो। और उसके बाद आते हैं अपन किस पे, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद आते हैं हम कट ऑफ, कौन कौन सी कॉलेजेस के लिए, सारी चीज लेके आया हूं आपके लिए मैंने। बीएमएस का क्या कट ऑफ था, बीएचएमएस का क्या था, बीडीएस का क्या था, गवर्नमेंट में क्या था, प्राइवेट में क्या था, एमबीबीएस का क्या था, कॉलेज वाइज कट ऑफ, ये सारे लाया हूं मैंने आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को सब पता चल जाए, फीस मालूम पड़ जाए क्या है क्या नहीं है। और उससे पहले आपको एडमिशन प्रोसेस मालूम पड़ जाए। ये फ्लो चार्ट दिख रहा है आप लोगों को, देखो 2 स्क्रीन लगाए इन्होंने, बराबर। अभी इसको फ्लोर चार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये महाराष्ट्र स्टेट का एडमिशन प्रोसेस, जो एमबीबी और बीडीएस का क्या होने वाला है भाई, अपडेट रखो, अपडेट रहो। एमबीबीएस बीडीएस का महाराष्ट्र का क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। चेंज, अपडेट अपने आप को रखना रहना था। काउंसलिंग में अपडेट, ये जो मैं बता रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का एडमिशन प्रोसेस जो है वो चेंज होगा। और मैंने एक यूट्यूब चैनल पे बता दिया हूं कि वो कैसे होने वाला है, बराबर। 99% जो बताया मैंने वैसे ही रहेगा, मगर फिर भी जब तक इंफॉर्मेशन बुकलेट नहीं आती, हम वापस से वीडियो बना के मैं यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना, एक अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे होने वाला है। एडमिशन को प्रोसेस को समझेंगे ना, ये टाइम पे चेंज हो जाएगा, तो हो सकता है 535 वालों को गवर्नमेंट की सीट मिल जाए और 540 वाले को नहीं मिले। समझे आप बात को, ये एडमिशन प्रोसेस चेंज होने के बाद ऐसा हो जाएगा कि 535 वाले को तो मिल जाएगी और 540 वाले रह जाएगा। तो वो भी समझना बहुत जरूरी है कि एडमिशन प्रोसेस जो चेंज होगा वो कैसा होगा। मगर मैं जो अभी आप लोगों को एक हाईलाइट दे रहा हूं, मैं एडमिशन प्रोसेस जो कैसा होता है, हमेशा कैसा होता रहता है, वो बता रहा हूं। और ये पैटर्न सब चेंज होगा, एमबीबीएस बीडीएस का होगा। चलिए आते हैं, देखिए महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन जो प्रोसेस होता है वो 2 ग्रुप के अंदर होता है, वो तो ये साल भी रहने वाला है। 2 ग्रुप कौन से होते हैं, पहला जो एक ग्रुप ए एमबीबीएस और बीडीए, और ग्रुप बी किसका होता है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस। रजिस्ट्रेशन तुम्हारे को एक ही बार करना है, रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए होता है, बराबर। तो अब देखिए कि ये प्रोसेस चालू होगा नीट रिजल्ट के बाद चालू होगा। जो एडमिशन जो प्रोसेस है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, जो 10 कोर्सेज जो बताया था मैंने आप लोगों को, वो सारों का एडमिशन प्रोसेस जो होगा वो एक साथ में होगा, मगर ग्रुप वाइज होगा। आपको क्वालिफाई है नीट में या क्वालिफाई नहीं है, बराबर, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कहां पे करने का है, www.mahaset.org. ये साइट है महाराष्ट्र की, इस पे जाके एक नोटिफिकेशन आएगा। और हर साल वो लोग एक नई पोर्टल बनाते हैं कि भाई नीट 2022 का पोर्टल रहेगा, उस पे आपको जाके क्या करना है, सब लोगों को क्या करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। पहला स्टेप जो होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में क्या करने का रहता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसकी मैंने आपको पूरी बता दूंगा मैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन आंसर पूछ भी सकते हैं आप। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन किए, डॉक्यूमेंट अपलोड किए, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, क्या आती है यहाँ पे, मेरिट लिस्ट आती है। क्या आती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट आती है कि इतने बच्चे लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। महाराष्ट्र से कितने बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, मोर देन 2,76,000 लोगों ने, बच्चों ने दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन कितने करेंगे, 55,000 या 60,000, उससे ज्यादा नहीं करते, पता ही नहीं रहता लोगों को। एग्जाम देते पता ही नहीं कि रजिस्ट्रेशन कहां करना है, बाद में फोन करेंगे सर रजिस्ट्रेशन हो गया, कहां थे बेटा, सिर्फ एग्जाम देके घर पे आके बताएंगे क्या तुम्हारे को रजिस्ट्रेशन क्या करना है। बस इतना, हर साल 2 लाख के ऊपर एग्जाम देंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे 45-50,000, उससे ज्यादा कभी नहीं करते। तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन किया आपने, उसके बाद क्या हो गया, आपको डॉक्यूमेंट जमा किए,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। एसएमएल नंबर आ गया। एसएमएल नंबर आने के बाद क्या करना पड़ता है फिर आपको? एसएमएल नंबर के बाद आता है चॉइसेस फिलिंग करना रहता है। पहले चॉइसेस फिलिंग जो स्टार्ट होती है वो किसकी होती है? ग्रुप ए की। किसकी? ग्रुप ए, जो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए रहता है, जिसके लिए सिर्फ नीट क्वालिफाई ही क्या कर सकते हैं? चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। अपनी चॉइसेस को फिल करने के लिए यहां पे क्या डालना का रहता है? कॉलेज कोड, बराबर। उसके बाद कॉलेज कोड डालना रहता है यहां पे, और उसके बाद एस आगे डालना रहता है, बराबर। तो कॉलेज के कोड तो आपको इंफॉर्मेशन बुकलेट अभी खोलेंगे तो सारे कॉलेजेस के यहाँ पे आपको कोड नंबर मिल जाएंगे आपको, बराबर। एक भी कॉलेज आपको छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो वेदांता को भरने का क्या? हाँ, वेदांता को चोपड़ी मार देने का। क्योंकि वेदांता क्या करता है, आप कोई भी कैटेगरी वाले हो रहो, फीस आपको पूरी पे करना है। फीस कितनी है? 16,60,000। बोलने से भी डर लगता है। 16,60,000 फीस है उसकी, बराबर। तो उसको छोड़ना है आपको। और कोई पे करना जा रहा है, जिसके पास पैसा अल्लाह ने दिया हुआ है, सब कुछ है, और वो जाना चाहता है तो वो भर सकता है, मगर उसको छोड़ना है, क्योंकि वहां पे आपको फीस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी सारी कॉलेज में फीस का बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग के बाद क्या आता है? यहां पे क्या आती है? सिलेक्शन लिस्ट आती है कि भाई इतने इतने कैंडिडेट जो चॉइस फिल किए थे, इनका सिलेक्शन हो गया हुआ है। हाँ, और बाद में जिसका सिलेक्शन नहीं आता तो उसको क्या आता है लिख के सामने? चॉइस नॉट अवेलेबल लिख के आता है, बराबर। तो ऐसा करके यहां पर सिलेक्शन लिस्ट में नेम आ गया तो क्या करने का फिर? एडमिशन लेने का। जाके एडमिशन नहीं लिए तो क्या हो जाएंगे? राउंड से बाहर। आपने चॉइस फिलिंग की, आपकी चॉइस फिलिंग पे एडमिशन मिला, नहीं लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? राउंड से बाहर। तो चॉइस फिलिंग क्या करना है? सोच समझ कर करना है। जो कॉलेज चाहिए उसी को डालना है। प्राइवेट कॉलेज की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हो, मत डालिए आप, मिल जाएगा एडमिशन। एडमिशन नहीं लोगे तो क्या हो जाएंगे? खत्म, राउंड से बाहर हो जाओगे आप। फिर वापिस से रिपीट करते बैठो। यहां पे ऐसे ही करके यहां पे आपको चॉइस फिलिंग करना है। पहला ग्रुप ए की, पहला राउंड डिक्लेयर हो जाएगा ग्रुप ए का, किसका? एमबीबीएस और बीडीएस का। उसके बाद चॉइस फिलिंग चालू होगी किसकी? ग्रुप बी की। आप ग्रुप ए में भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो और ग्रुप बी में भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। हर कैंडिडेट ग्रुप बी में भी कर सकता है और ग्रुप ए में भी कर सकता है। आप ग्रुप की चॉइस फिलिंग कीजिए फिर यहाँ पे, हाँ, जिसमें आगे कौन कौन से कोर्स? बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटीएस, बीओटीएस, बीएसएलपी, बीपीओ एंड बीएससी नर्सिंग, ये कोर्सेज की आप चॉइस फिलिंग। सिर्फ बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के लिए आप सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट हो तो कर सकते हो, अगर एलिजिबल नहीं हो तो नहीं कर सकते हो। बाकी सारी कोर्सेज के लिए नॉन एलिजिबल भी कर सकता है। आपने यहां पे चॉइस फिलिंग की, इसकी भी लिस्ट डिक्लेयर हुई। पहला अपना एमबीबीएस बीडीएस की हो गई, उसके बाद उसकी हुई। जिसको बीडीएस में एडमिशन मिला था उसने जाके एडमिशन ले लिया, अभी बीएमएस में आ गया है, तो यहां से छोड़ के क्या करेगा? वो बीएमएस में जा सकता है। मगर जिस टाइम उसने बीडीएस से छोड़ा, एमबीबीएस और बीडीएस से वो आउट हो गया। आपने एडमिशन लेने के बाद अगर रिजाइन किया या एडमिशन मिला और नहीं लिया तो क्या हो जाते हो? ग्रुप से आउट। इसी तरह अगर एमबीबीएस में या बीडीएस में एडमिशन मिला और बाद में दूसरे ग्रुप में एडमिशन मिला, यहां से छोड़ के गए तो क्या हो गए? आउट। और वो ग्रुप में नहीं लिए तो भी आउट। तो बीडीएस की चॉइस फिलिंग सोच समझ के करना। अगर आपको पहले से माइंड बना लेना है भाई क्या करना है, बीडीएस करना है या बीएमएस, तो मार्क्स आ गए तो मार्क्स पे पहले समझना है कि क्या मिलने वाला है, और वो समझा दूंगा अभी मैं आप लोगों को कि क्या मिलने वाला है। उसको सोच समझ कर चॉइस फिलिंग करो, बस यही है। एडमिशन मिल गया आप लोगों को। मैं बता दूंगा अभी आप लोगों को कि कौन से मार्क्स पे कौन से कोर्स में एडमिशन मिलता है, बराबर। एक टेंटिवली मार्क्स आया, जब रैंक आएगा तो कॉलेज भी मालूम पड़ती है कि कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इस तरीके से राउंड 1 होएगा, राउंड 2 होएगा, फिर मॉपअप राउंड होएगा, फिर मॉपअप राउंड 2 होगा। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपको फिर सेम जो चॉइसेस फिल किए थे आपने, उसमें सेकेंड राउंड में आपका अपग्रेड होएगा। क्या होएगा? अपग्रेड होएगा। डाउनग्रेड कभी नहीं होता है यहाँ पे, याद रखो।
कॉलेज में जाओगे तो आपको पूरी फीस पे करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना है, और क्या करना है, रिटेंशन फॉर्म को नहीं फिल करना है। एक रिटेंशन फॉर्म कॉलेज वाला पूछता है कि भाई भरना है क्या। रिटेंशन का मतलब ये होता है कि आपने सीट को रिटेन कर दिया, फिक्स कर दिया, आपको अपग्रेड के लिए नहीं जाना है। तो ऐसा कोई बेवकूफ करता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। किसी ने कर लिया तो समझो उसका आगे अपग्रेड भी नहीं होएगा। और पहले राउंड में जो मिलता है और लास्ट राउंड में ड्रास्टिकली चेंज आता है, अपग्रेड होते रहेगा। तो इसलिए पहला टॉप कॉलेज डालने का हमेशा, आपको ऊपर ही जाएगा, डाउनग्रेड नहीं जाएगा। तो पहले राउंड में एडमिशन मिला, जाके एडमिशन लिए, जमा किए, उसके बाद सेकंड लिस्ट आई, अपग्रेड हो गया, प्रीवियस कॉलेज में जाने का, 1500 कैश भरने का, डीडी जो भरे थे वापस लेने का, डॉक्यूमेंट्स लेने का, नई डीडी बनाने का नए कॉलेज की, और नए कॉलेज में जाके एडमिशन लेने का। फिर क्या करने का, उसके बाद भी रिटेंशन नहीं भरने का, अपग्रेडेशन के लिए जाने का। उसके बाद फिर एक अपग्रेडेशन होगा मॉपअप, फिर उसके बाद मॉपअप 2, फिर मॉपअप 3, ऐसा करके आपका अपग्रेड होते रहेगा। ये काउंसलिंग चलते रहेगी, बराबर। ये काउंसलिंग का मैंने आपको एक छोटा सा एक पैटर्न बता दिया, जिसको फिल करके ही बता दिया। मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, आपको पूरा इसका आइडिया आ जाएगा ये काउंसलिंग चलती कैसे है। ये मैप जो मैंने एक फ्लो चार्ट है, ये आप सब लोगों को मिल जाएगा, सब लोगों को मिल जाएगा, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद भी मेरा एक टेलीग्राम जो बता रहा हूँ ग्रुप है, जैसे प्रोग्राम खत्म होएगा शाम तक ये सारी चीजें जो मैं डाल दूंगा, तो आपको एक रिमाइंड हो जाएगी कि क्या क्या मैंने बताया था। जो जो चीज यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, सारी चीज वहां पे मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करना बड़ा आसान है। टेलीग्राम ग्रुप गूगल पे जाने का, मुजफ्फर खान सर्च करने का, दुनिया के कोई भी कोने में रहो, अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फर खान सर्च करेंगे तो मेरा ही खुलेगा, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके बाद वेबसाइट मेरी ओपन करने का, वेबसाइट के ऊपर एक लिंक है पीजी की और यूजी की। पीजी की क्लिक नहीं करने का, यूजी की लिंक को क्लिक करो, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, आप टेलीग्राम ऐप पर पहुंच जाएंगे। जब चले जाएंगे टेलीग्राम ऐप पे तो आपको ऑलरेडी ये सब पोस्ट किया हुआ है, फिर भी मैं नया सब पोस्ट कर दूंगा, हर चीज पोस्ट कर दूंगा मैं आपको। एडमिशन मिलता है, बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सिर्फ एडमिशन का प्रोसेस समझना रहता है। ये आपको ये फ्लो चार्ट भी मिल जाएगा। अब फ्लो चार्ट के बाद हम किस पे आते हैं, अभी थोड़ा फीस भी देख लेते हैं भाई कि फीस क्या है। तो फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं अभी हम। हाँ, जरा फीस स्ट्रक्चर लगा दीजिए। हाँ, एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस की फीस पहले लगा लीजिए भाई, चलिए। हाँ चलिए, अच्छी बात यह है, जैसे मैं बता रहा हूं कि एनएमसी एक्ट आने वाला है, ये साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो पक्का आ जाएगा। अगर एनएमसी एक्ट आएगा तो क्या होगा, सीट बढ़ जाएगी। किसने बताया, कौन सी, कहां है, कोई जीआर है क्या? 99% यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज चलती है। क्या चलती है? फेक न्यूज। 99। मेरा मेडिकल फील्ड में आने का मकसद ये था कि मेडिकल फील्ड में पहला सिर्फ करप्शन था, झूठे लोग थे, मक्कारी, झूठ बोलना, बस ये कुछ नहीं। प्राइवेट कॉलेज वाले कोई भी एडमिशन नहीं देते थे, बैकडोर एंट्री। इसीलिए आया था मैं काउंसलिंग करने के लिए, अपना काम धंधा छोड़ के, बराबर। आज मेरे को 11 ईयर्स हो गए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म मेरे जाएंगे, मतलब आप अगर जाएंगे तो मिलेंगे। नीट लाने वाले हम लोग, सुप्रीम कोर्ट में केस मैंने किया था नीट को लाने के लिए। आज भी मैंने बहुत सारे केसेस करके रखे हैं, बहुत सारे। आप अगर जाएंगे तो सारे केसेस की पिटीशन की डिटेल, सारी चीजों को लाने वाले हमने एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना के हमने मेहनत करी, सब कुछ करा, तो ये रिफॉर्म आते चले गए, बराबर। 99% यूट्यूब वीडियो फेक रहते हैं, जो बताते हैं वो हकीकत कुछ नहीं होती है। कोई सीट नहीं बढ़ने वाली है, सीट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है आप लोग के यहाँ पे, बराबर। अगर ऐसे ही सीट बढ़ाते रहे तो जैसे इंजीनियरिंग का हाल हो जाएगा वैसे मेडिकल का हाल हो जाएगा यहाँ पे, समझ लीजिएगा। सीट कोई नहीं बढ़ रही है, सीट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। सीट जितनी है 50% जो सीट रहती है बेसिक केजी सुमैया में 100 सीटें हैं, 50 सीट किस पे चली जाएगी? गवर्नमेंट रेट में चली जाएगी। और 50 में जो 35 सीट रहेगी वो आईक्यू मतलब मैनेजमेंट कोटा और 15 एनआरआई, मतलब 50% सीटें जो महंगी हो जाएगी। एट प्रेजेंट सुमैया की फीस कितनी दिख रही है?
10 लाख बराबर, 1 मिनट, 10,25,000। एनएमसी एक्ट आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता है, हकीकत बता रहा हूं मैं। एनएमसी एक्ट आएगा कि नहीं आएगा ये 100% कोई नहीं बोल सकता कि आने वाला है ये साल, क्योंकि मैं खुद पीजी यूजी की काउंसलिंग करता हूं। जो एनएमसी के रिप्रेजेंटेटिव है, जो बोर्ड मेंबर है, उनसे भी अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, उनसे भी फोन पे बातें होती रहती है। वो खुद भी नहीं बोलते कि हम 100% बोल सकते कि ये साल हम लाने वाले कि नहीं लाने वाले। आप जितने बैठ रहे हैं बराबर, और सिर्फ एमबीबीएस पे आएगा, वो भी आने वाला है कि नहीं आने वाला, तो उसकी बात बाद में करते हैं। आज फीस ये 10,25,000 बराबर। ये जो फीस दिख रही है, अगर आपने ईबीसी 8 लाख के कम इनकम, ईबीसी बोले तो स्कीम का नाम है जिसके लिए आपको सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? इनकम सर्टिफिकेट। आपने बनाया तो आपको जाके वहां पे कितनी फीस पे करना है? हाफ फीस पे करना है। अगर एनएमसी नहीं आ रहा है तो, और आएगा तो अलग बात है। ऐसा करके आपको फीस स्ट्रक्चर ये पूरी मिल जाएगी। हर कॉलेज की फीस आपको देख के ही अपनी चॉइस फिलिंग करना है। अच्छा, लास्ट ईयर बहुत सारी कॉलेजेस ने आपकी कोई भी कैटेगरी थी आपसे पूरे पैसे लिए थे उन्होंने, बराबर। तो पूरे पैसे भी अगर कॉलेज मांगती है तो आपको बाद में 50% फीस रिटर्न आ जाएगी। महाडीबी जो स्कॉलरशिप आती है उसमें फिलअप करोगे तो 50% फीस आपको मिल जाएगी, ऑफिस फीस मिल जाएगी। तो ये आप समझ लो कि 50% ही आपके जाने वाले। ये फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। सुमैया का 10, 25, 7 लाख, जो अभी 10, 1, 5, 85, ये टेंटिवली यही फीस रहने वाली है। सेम फीस आपकी क्या हुए रहने वाली है अगर एनएमसी एक्ट नहीं आता है। आप ये देख लीजिएगा चार्ट, प्लीज जरा चार्ट को एक, हाँ, वेदांता की 16,30,000 एक मैंने कॉलेज बराबर। तो ये आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ये आपके पास अवेलेबल रहेगी। इसके बाद हम ओपन करते हैं बीडीएस की फीस। अब बीडीएस की भी फीस देख लीजिएगा। बीडीएस की नॉर्मली फीस 2,30,000, 261। अगर आप एमबीबीएस के लिए एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है जो जालना के अंदर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जिसके अंदर 150 सीटें हैं। 150 सीटें जो है मुस्लिम कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है, उसमें आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। बीडीएस के लिए एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है जिसका नाम है एम ए रंगून वाला, जिसपे सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट को एडमिशन मिलता है। उसके लिए सिर्फ आपको क्या बनाना पड़ता है? एक एफिडेविट। एफिडेविट का फॉर्मेट कहां पर है? एफिडेविट जो बनाना है, मेरी वेबसाइट खोली है, उसमें मैंने फॉर्मेट डाला हूं। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे वो फॉर्मेट को एज इट इज टाइप कर दो, नाम और नीट का रोल नंबर चेंज करके, और नोटरी करा के रख लो। आपका एफिडेविट माइनॉरिटी का बन गया। गैप सर्टिफिकेट लगता है, वो भी वेबसाइट पे। मतलब जो चीज लगती है वो पहले से आपके लिए लगी है, सिर्फ नाम चेंज करना है, बनाना है, कोई वकील पकड़ना नहीं है। 100 रुपए स्टाम्प पेपर पे 10 रुपए टाइपिंग करो, नोटरी करो, आपका एफिडेविट बन गया। तो ये फीस आपने देख लीजिए। अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आधे पैसे आपको रिटर्न आ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस है तो भी आपको हाफ फीस पे करना है। ओबीसी भी हो तो आपको हाफ फीस करना है। टोटल यहाँ पे 25 जो कॉलेजेस है, 29 बीडीएस की कॉलेजेस है, 4 गवर्नमेंट है और 25 कौन सी है? प्राइवेट कॉलेजेस, जिसमें एडमिशन आपको लास्ट तक मिलने के चांस रहते हैं। उसके बाद आता है एमबीबीएस के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर कोर्स बीएमएस की बात कर लेते हैं। बीएमएस की कॉलेजेस कितनी है महाराष्ट्र में? बीएएमएस की कितनी है? 70 से ज्यादा है वो तो हाँ। 64 प्राइवेट कॉलेजेस है और 21 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। अच्छी खासी कॉलेजेस हैं आपके लिए, बीएमएस के लिए भी। बीएमएस की बात कर लेते हैं। फीस देख लो, 2 लाख, 1,70,000, 154। आजकल इतनी कम फीस में तो बोलो ना कुछ नहीं होता है, तो भी आपको बीएमएस कोर्स में एडमिशन मिलता है यहाँ पे। ये सारी फीस आप देख लीजिए, इसमें मैंने पूरी फीस डाला हूं। आप कॉलेज को बता रहा हूं मैं आपको। 65 प्राइवेट कॉलेजेस है, 21 गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो ऑलमोस्ट समझो 1 लाख पकड़ के आप चल लो कि भाई 1 लाख रुपये फीस होती है, और बाकी ये सारी फीस होती है। ऐसा करके पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी बीएमएस कॉलेजेस की। ये सारी आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप सारी मिल जाएगी आप लोगों को। पीडीएफ जितने भी है वो सारे आप लोगों को मिल जाने वाले हैं।
कोई भी आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप रख लीजिएगा आप ले लिए, क्योंकि काउंसलिंग में आपको ये सब काम आने वाला है। ऐसा करके आप BHMS की भी दे सकते हैं। BHMS के भी मोर देन 50 कॉलेजेस हैं, जिसमें एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, बराबर। तो BMS की भी ऐसी कॉलेजेस हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे फीस मिल जाएगी आपको पूरी स्टेट की। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, मतलब टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगी। अब फीस आप देख लीजिए, BHMS की भी कॉलेजेस, अब BHMS की भी एक फीस, BHMS की भी फीस अगर आप देखेंगे तो 70,000, 90,000, 1 लाख, यही रेंज में BHMS की भी फीस रहती है। उसके फिजियोथेरेपी के भी मोर देन 50 कॉलेजेस है आपके पास। एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बराबर। MBBS में मुश्किल है, बाकी सारी कोर्सेस में MBBS में टफ, उसके बाद BMS, उसके बाद आ गया है BDS, उसके बाद BUMS, फिर BHMS। फिजियोथेरेपी में तो आप अगर नीट में 25, 30, 40 मार्क्स भी लाओ तो मिल जाता है। ये फीस देख लीजिए आप। इस तरीके से सारी फीस स्ट्रक्चर आपने देख लिया हुआ है। 90, 68,000, 67,000। अब इसमें से टॉप कॉलेजेस कौन सी है, टॉप कॉलेजेस नहीं है, ये भी मैं लिस्ट आपको डाल दूंगा कि कौन सी बेटर कॉलेज है और कौन सी सेकंड नंबर की है, कौन सी थर्ड नंबर की है। ये सारी भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। आपको एक चॉइस फिलिंग में आसानी हो जाएगी बहुत ज्यादा। इसके बाद आ जाते हैं हम इस तरीके से। अब ये सीधा फीस तो आपको मिल जाएगी। आप इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद कट ऑफ पे आ जाते हैं। कट ऑफ खोल दीजिए आप। हाँ, कट ऑफ नहीं, अभी फिलहाल आप खोलिए MBBS स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, ये खोल लीजिए। हाँ, MBBS स्टेट और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज MBBS का। हाँ, ये थर्ड नंबर। हाँ, थोड़ा स्क्रीन। हाँ, ये एक फाइनल कट ऑफ है। मैं आपको कॉलेज वाइज ही मिल जाएगा। लास्ट ईयर जनरल बोले तो सब आते हैं इसके अंदर, कैटेगरी वाले भी आते हैं और नॉन कैटेगरी वाले। 557 जिसके मार्क्स थे उसको एडमिशन मिल गया था। जिसका रैंक क्या था 41725। 4200 भी आता है अगर आपका ऑल इंडिया रैंक। 3200 भी अगर आपका आता है SML नंबर। यहाँ पे एडमिशन किस पे मिलता है महाराष्ट्र में? SML इंपॉर्टेंट है। 3200 भी आया है ना, आपको समझो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। 3200 याद रखो बस। रिजल्ट आया तो मार्क्स को भूलने का, SML आया तो किसको भूलने का? एयर को। महाराष्ट्र में रिजल्ट आ गया तो किसको भूल जाने का? मार्क्स को बताने का, फिर हमारा रैंक ही है। अब उसके बाद ये तो आपको पता, OBC का 552, 553, इस तरीके से EWS, VJ, हर कैटेगरी का यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या कट ऑफ रहा था गवर्नमेंट का। प्राइवेट कॉलेजेस का अगर 505 मार्क्स आए थे तो आपको वेदांता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वेदांता को कभी इंक्लूड करता ही नहीं। 505 मार्क्स आ गए तो आपको MBBS किसमें मिल जाएगा? प्राइवेट कॉलेजेस, जिसका SML नंबर क्या था 6556, 7 मतलब 80,000 भी पकड़ के चलो, आपका रैंक आ गया तो मिल जाएगा। लास्ट ईयर के मेरे यूट्यूब के वीडियो देखना या मैंने प्रिडिक्शन डाला था वो देखना, सेम मिलेगा आपको, एक भी चेंजेस नहीं मिलेंगी। जो मैंने बताया था कि ये फाइनल कट ऑफ जाने वाला है, उसमें चेंजेस बिल्कुल नहीं आए थे जो मैंने डाला था, बराबर। ये प्रिडिक्शन करना इतना आसान नहीं होता है कि MBBS कितने में क्लोज होएगा, जनरल, OBC, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मतलब वो प्रिडिक्शन 99% सही ही जाते हैं। जो हम उसको फॉलो करते रहेंगे हमको पता होगा कि प्रिडिक्शन वो सही जाते ही जाते हैं। इसी तरह एक मुस्लिम माइनॉरिटी जो कॉलेज है उसका 508 अगर आया था आपका स्कोर तो आपको मिल गया था। वुमेन कैटेगरी 30% सीटें MBBS जितने भी मेडिकल में उसको लेडीज लोग को रिजर्वेशन है, और लेडीज ही अच्छा पढ़ती है तो लेडीज का रिजर्वेशन होने के बाद भी जनरल का कट ऑफ देखो 508 जा रहा है, और वुमेन का कितना 5, और जनरल में बाय डिफॉल्ट लेगी लेडीज। ऐसा नहीं कि लेडीज है तो उसको 510, 508 में भी मिल रहा है एडमिशन। ये आप समझ लो। तो ये हो गया एक आपको आइडिया, आपका रैंक आया है, आप समझ लो क्या मिलने वाला है। ये स्कोर आ रहा है, ये रैंक आ जाएगा तो रैंक पे समझ लेना, और SML नंबर आ गया तो समझो इंपॉर्टेंट है कि आपको एडमिशन मिल गया।
उसके बाद आ जाते हैं हम एमबीबीएस का, तो चलो कॉलेज वाइज तो आपको मिल ही जाएगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं मोस्ट पॉपुलर जो कोर्स होता है एमबीबीएस के बाद, वो आ जाता है। अभी तो बीएमएस हो गया, बीएमएस का खोल देते हैं। बीएमएस की प्लीज ओपन कर दीजिए आप। ये एक एक कॉलेज वाइज है ये पूरा, कि कौन सी गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या कट ऑफ गया था, बराबर। किसका? बीएमएस का। एक एक कॉलेज, जैसे अभी ये वर्ली की कॉलेज है, यानी ऐसा बताया था मैंने आपको। अब नीचे जाते हैं, फाइनल देख लेते हैं गवर्नमेंट कट ऑफ। हाँ चलिए, गवर्नमेंट का कितने में गया था? 447, जनरल 446, ओबीसी 448, ईडब्ल्यू, ऐसा करके ये गवर्नमेंट का कट ऑफ गया था। और इंडिया से जो गया था बता ना 15% जाती है, तो 514 ये गवर्नमेंट का हो गया। आपको समझ लीजिए, ये मार्क्स आपकी कैटेगरी के हिसाब से आ रहे हैं, तो आपको किस में मिल गया? गवर्नमेंट में मिल गया। इसके नीचे जाइए, प्राइवेट का आएगा पूरी कॉलेजेस खत्म होने के बाद 65। हाँ, प्राइवेट का आ गया 339, 341, इस तरीके से आपको। ईडब्ल्यूएस की प्राइवेट में सीट होती है क्या? फीस का तो बेनिफिट मिलता है, मगर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ईडब्ल्यूएस कोटा की सीटें नहीं होती है, तो ये आपको प्राइवेट का मिल गया। इसी तरह बीएचएमएस का भी देख लेते हैं, बीडीएस का भी देख लेते हैं, बीएमएस का भी देख लेंगे, फिजियोथेरेपी का भी देख लेंगे। सारे कोर्सेज में आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या मार्क्स आ रहे हैं, आपका एडमिशन कहाँ मिल रहा है। 5% आप नीचे ही पकड़ के चलो। अगर 334 दिख रहा है या 300 दिख रहा है, तो 295 को या 297 को मिल जाएगा, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो। मार्क पेपर टफ गया था लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली, तो मुझको लगता है मिल जाएगा आपको। हाँ, अभी ये कौन सा देख रहे हैं हम? गवर्नमेंट कॉलेजेस का देख रहे हैं। नीचे चले जाइए, नीचे थोड़ा नीचे और ऊपर जाइए, पे गवर्नमेंट का कट ऑफ आएगा पहला। हाँ देखिए, 485 में गवर्नमेंट में मिल गया था, ओबीसी 478, बराबर। अब उसके बाद जाते हैं हम नीचे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए गवर्नमेंट की। ये कॉलेज वाइज लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगी कि कितने मार्क्स पर आपको। ये जो मेरे पास जो कट ऑफ है बीएमएस के, बीएचएमएस के, बीयूएमएस के, ये फाइनल राउंड के कट ऑफ नहीं है। यहां पर कैसा होता है, प्राइवेट कॉलेजेस की जब लास्ट राउंड खत्म होता है, सेकेंड मॉपअप, उसके पास सीट किसको चली जाती है? प्राइवेट कॉलेजेस। तो हर कम मार्क्स वाले को भी मिला है एडमिशन। तो इतने मार्क्स आ रहे हैं तो समझो आप 100% सेफ हो। 100% आप क्या है? सेफ हो। और इससे कम मार्क्स वाले को भी एडमिशन मिलता है। बीडीएस में 242, 248, मगर इससे कम मार्क्स वालों को भी एडमिशन मिला है। इससे कम। और बीएमएस के अंदर भी इससे कम मार्क्स वाले को भी मिला है। तो इस तरीके से आपको बीएचएमएस का भी आप दिखा दीजिए सबको, ये सारी चीजें कि कितने मार्क्स पे आपको। अब 720 में से इतना मार्क्स तो मुझको नहीं लगता है कि लाना मुश्किल लगेगा आपको। बीएचएमएस से भी मतलब 170, 140, 150 ऐसा एडमिशन था। इस तरीके से आपको सारे कोर्सेज के एडमिशन आपको मालूम पड़ गया। अब उसके बाद इसमें स्टेट वाइज भी डाला हूं मैंने, बराबर। वो स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं, सारे कट ऑफ आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको मैंने टेंटिवली कट ऑफ बता दिया। अब आते हैं फाइनल। ये साल का क्या क्या रहने वाला है, ये साल का क्या रहने वाला है, चलिए आ जाएंगे। ये खोलिएगा, हाँ खोलिए। नहीं, ये तो फीस स्ट्रक्चर है क्या? नहीं, हाँ चलिए, ये साल का क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। अगर आपके 25,000, 22,000 से लेकर 25,000 आ रहे हैं, 25,000 तक आ रहा है, तो ऑल इंडिया में जाके आपको एडमिशन मिल जाएगा। मार्क्स जिसके आ रहे हैं 595, उससे कम भी जा सकता है, क्योंकि अभी तक एक टेंटिवली आइडिया मैंने एक मार्जिन लेके चला हूं। मुझको लगता है ये 594 तक जाएगा। आगे अगर महाराष्ट्र स्टेट की बात करते, महाराष्ट्र स्टेट दिखा दीजिए आप इनको, महाराष्ट्र स्टेट प्लीज। महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, हाँ, अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 42,000 मार्क्स को छोड़ दो, आप 42,500 से लेकर 45,000 तक भी अगर आता है, तो आपको महाराष्ट्र स्टेट में क्या मिल जाएगा? ये एनएमसी एक्ट नहीं आ रहा है, तो
अगर आपका 80 से 85,000 भी आ रहा है तो आपको क्या मिल जाएगा? प्राइवेट कॉलेज मिल जा रहा है आपको यहाँ पे। और ये स्टेट वाइज भी डाल दिया हूं मैंने, जालना का कितने में मिलेगा। अगर इसी तरह आप देखेंगे तो मैंने इसमें यहाँ पर कौन सी स्टेट में अगर जाते हो तो कितने में मिलेगा एडमिशन, कितनी फीस लगती है और कितनी फीस में कितने में मिलेगा, सारा डाल दिया मैंने, आप देख सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल पे भी मेरा वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाके। और ये जब एक रिजल्ट आ जाएगा, एक तो एक फाइनल आ जाएगा, अभी तो एक टेंटिवली है, इसको आप फाइनल मत पकड़ेगा। हाँ, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक टेंटिवली आइडिया आ जाएगा कि कौन से कोर्स में आपका एडमिशन मिल जा रहा है। तो अभी हमने तो समझो सारी चीज कवर कर ली है इसके अंदर। पहले जो सेशन था ऑलमोस्ट, अभी कुछ चीज बाकी रह गई है इसके अंदर। हाँ, अभी क्वेश्चन आंसर तो मेन सेशन वही रहने वाला है। तो इसमें हमने एक सारी चीजें, सारा जो कवर अप कर लिया हुआ है कि एडमिशन कितने टाइप का होता है, मतलब वो कवर कर लिया, फीस देख ली हमने, कट ऑफ देख ली है, चॉइस फिलिंग कैसा करना है, ये सारी चीजें तो हमने पूरी एक देख ली है। थोड़ा अब मैं एक थोड़ा सा हाईलाइट के लिए मेरे पार्टनर जो है आफ्ताब को देता हूं कि जो फॉरेन मेडिकल के लिए अगर सोच रहे हैं, पहली बात मैं फॉरेन मेडिकल के डिसएडवांटेज बता दूं आपको। देखो, कोई भी चीज जाने से पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसका समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं समझते हो तो फैसला लेना आपका मुश्किल होगा। एडवांटेज भी बता दूं मैं आपको, डिसएडवांटेज से बता दूं। हमारा काम है कि पूरी तरह ईमानदारी से बताया, फिर उसके ऊपर आपका डिसीजन हो। पहला, सबसे पहला एडवांटेज की बात कर रहा हूं, कम बजट में एमबीबीएस। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, महाराष्ट्र में या किधर पे भी अगर एमबीबीएस करते हो, 300 मार्क्स आ रहे हैं, 300, 200, कितना जाता है पैसा? कितना जाएगा एमबीबीएस के लिए बजट? हाँ, पूरा बजट की बात कर रहा हूं, 4.5 लाख की फीस की बात में। हाँ, 70 से 80 लाख तो आपका जाएगा। अगर आप दूसरी स्टेट में जाएंगे तो 65 लाख, 70 लाख, 80 लाख। अगर आप फॉरेन से करते हो, आपको 70, मेरा पार्टनर अच्छे से बता देगा, पूरा 17 लाख से लेकर 30 लाख में पड़ जाएंगे आप, पूरा कोर्स की फीस। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज फॉरेन यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस बहुत अच्छी भी रहती है, ऐसा नहीं है कि सारी खराब रहती है, मगर मालूम होना चाहिए, बराबर। तो वो भी अच्छा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात कैसा रहता है, एडवांटेज की बात कर रहा हूं। थर्ड एडवांटेज कैसा है कि पूरे आपको ऑल ओवर वर्ल्ड से स्टूडेंट मिलेंगे, तो वो भी आपको एक कंपटीशन अच्छा मिलता है वहां पे, वो भी चीजें। तो ये थोड़ा एडवांटेज आपको बता दीजिए मैं। अब डिसएडवांटेज मैं बता दूं पहला मेन, वो आपको मानना बहुत जरूरी। देखिए, एमबीबीएस एक बिगिनिंग कोर्स होता है, बराबर, क्योंकि मैं पीजी की भी करता हूँ और एसएस की भी काउंसलिंग करता हूँ। फॉरेन जो यूएसएमएल है, प्लैप वगैरह भी है, एमआरसीएस का तो हमने, रॉयल कॉलेज की तो हमने फेलोशिप का यहाँ पे लेके रखा हुआ है, हमारे साथ में पार्टनरशिप है, उसके भी हमने कोर्सेज चलाते हैं। तो एमबीबीएस तो बिगिनिंग के बाद पीजी करना पड़ता है। पीजी का रूल क्या होता है कि जो स्टेट से आप एमबीबीएस करते हो, वो स्टेट में आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होते हैं 50% सीट के लिए। फॉरेन से करके आओगे तो आप होम स्टेट का एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। सेकंड सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था ना, कि एफएमजीई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का जो एग्जाम था, उसका पासिंग परसेंटेज बहुत ही खराब था। कितना था? 12%, 15%, बस इतना, मैक्सिमम 18% का भी चला गया। तो एक एवरेज पकड़ो 14-15%। अब चलो वो खत्म हो गया, तो हम लोग बोलते हैं कि अब सब वो बच्चों को भी अच्छा पढ़ के आएंगे तो सेम एग्जाम देना है, आपको भी देना है, तो वो एक डिसएडवांटेज खत्म हो रहा है। सबसे बड़ा मेजर जो डिसएडवांटेज था वो क्या था कि होम स्टेट का जो एडवांटेज है वो आपको खत्म हो जाएगा। वो समझ लीजिएगा कि आपको पीजी के लिए होम स्टेट का एडवांटेज नहीं रहेगा। पहला, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ऑल इंडिया से लेना पड़ेगा सीट। अगर कुछ पा रहे हो तो कुछ खो भी रहे हो, पहली बात। दूसरा ये है कि वो जो एफएमजी का वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, आपको सबको सेम एग्जाम देना है। अगर आपके पास काबिलियत रहेगी, हार्ड वर्किंग रहोगे, तो आप उसको क्रैक कर लोगे, वो आपका एक्सक्यूज खत्म हो गया। थर्ड है कि बहुत सारी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है, फॉरेन जो है ना, उसके अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स होता है। मगर अभी कैसा हो गया कि यहाँ भी आप देखते हो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में 6.5 ईयर्स तो यहाँ पे भी हो गया, क्योंकि आपको बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर सकते हो। मतलब पीजी में एडमिशन के लिए आपको बॉन्ड करना ही है,
प्राइवेट से भी करो तो वो भी एक जो मतलब जो डिसएडवांटेज था वो भी ऑलमोस्ट थोड़ा खत्म हो गया हुआ है। तो अभी मतलब मेन मेरे जो है पार्टनर आफ्ताब जो फॉरेन मेडिकल ही देखते हैं, वो थोड़ा फॉरेन मेडिकल के बारे में भी आपको बता देंगे, तो फिर देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मुजफ्फर खान एंड थैंक यू SIO फॉर अरेंजिंग दिस। ओके, पहली बात तो जब हम बात कर रहे हैं MBBS की, तो जैसे कि खान साहब ने बताया कि टोटल 92 to 95,000 सीटें हैं और 16 लाख बच्चे अपेयर कर रहे हैं। 8 से 9 लाख बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई होंगे। और सबसे पहली चॉइस सबकी क्या है, जो मैंने बड़ी बुलंद आवाज में सुना, वो है MBBS। तो MBBS का जो क्राइटेरिया हो गया है वो इस तरह से हो गया है कि जब हम पहले तो ये जानना जरूरी है कि अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए MBBS एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो पहली एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि बच्चा नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। सबसे पहले कि वो नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरा कि उसका PCB में जो ग्रुपिंग है वो होना चाहिए 50%। ठीक है, तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर एनी MBBS कोर्सेज और फॉर चूजिंग एनी कंट्री फॉर MBBS। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये जानना कि कौन सी कंट्री है जिसको आप चूज करें MBBS अब्रॉड के लिए। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अवेलेबल प्रोवाइड कराती हैं, बट जो कि मैं कई साल से ये कर रहा हूं और हम फ्री में गाइडेंस देते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत एजेंट भरे हुए हैं जो आपको अपने हिसाब से बताएंगे। बट हम न्यूट्रल होके बताते हैं कि क्या बेहतर है। तो जो 3 कंट्रीज जो मैंने चुन के रखी हैं, जो फिलहाल एज पर जो 2021 का 18 नवंबर को एक्ट आया था, जिसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। जो मेन एक चेंज हो गई कि आपको अब इंटर्नशिप भी वहाँ से ही करनी है, कंपलसरी है। तो 4.5 साल का कोर्स होगा जैसे इंडिया में होता है। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप कंपलसरी आपको उस कंट्री से करनी है और उसके बाद यहाँ पे भी आके आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। तो ये ज़रूरी है कि उस कंट्री में उस तरह से हॉस्पिटल रहे, उस तरह से वो इंटर्नशिप रहे, वो फैसिलिटी रहे। ठीक है, तो जो 3 कंट्री है ये आप गौर करें, वो है जॉर्जिया, बांग्लादेश और फिलीपींस। ठीक है, ये 3 कंट्री है जो मेन टॉप चल रही हैं, जिसको आपको टारगेट करना है। इसका जो बजट चला जाता है आप 27 लाख से लेके 35 लाख तक। तो फिलीपींस आपको 27 लाख में अच्छा कॉलेजेस मिल जाता है। जॉर्जिया आपको 31 लाख तक चले जाता है। तो जिसको भी US या UK का USMLE या प्लैप क्रैक करना है, ये जॉर्जिया, बांग्लादेश और फिलीपींस को क्रिएट करते हैं। स्पेशली जॉर्जिया को सबसे टॉप में रखते हैं क्योंकि जॉर्जिया बीइंग अ नेबरिंग कंट्री ऑफ टर्की, वो यूरोपियन बेल्ट में आता है। तो एशिया और मिडिल ईस्ट का भी अच्छा खासा क्राउड वहां जाता है और यूरोप का भी अच्छा खासा क्राउड वहां आता है। तो जो ग्लोबल नेटवर्क आपका बन रहा है, इस आपको जो आपके कलीग्स बनेंगे, जो आपके स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे, वो मिडिल ईस्ट, ये इन सबके आपका नेटवर्क बनता है। कई ऐसे आपके दुबई, कतार के फ्रेंड सर्कल बन जाएंगे। कल को आपको उस कंट्रीज में जाके एज एन MBBS डॉक्टर भी आपको अप्लाई करना है। तो आज के तौर पे रेफरेंस और नेटवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता ही नहीं है कि किस दुबई हॉस्पिटल में कौन सा MBBS डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पैकेजेस भी अच्छे खासे हैं। 1 CR 2 CR के आपको कॉर्पोरेट जॉब्स मिल जाते हैं। तो पहली बात तो ये है, USMLE को क्रैक करने के इनके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब कई लोगों को ये सवाल आएगा कि बेस्ट 5 लोग US या मैं UK जाके कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो 5 ऐसी कंट्री है जैसे US, UK, न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। 5 ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर आप नीट के बेसिस पे एडमिशन नहीं ले सकते। इधर आपको वहां जाके MCAT और UCAT एग्जाम देना होता है, जो ऑलमोस्ट थ्राइस टफर देन नीट है। ठीक है, तीसरी बात, सिर्फ एग्जाम देने पे ही आपको एडमिशन नहीं मिलता, आपको इंटरव्यूज वगैरह देने पड़ते हैं। बट अगर आप वो सब क्रैक कर लेते हैं और आप वहां से कंप्लीट करके आते हैं, तो आपको यहाँ आके इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 5 कंट्री अगर किसी को टारगेट करना है, अगर वो डायरेक्टली नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, क्रैक कर पा रहा है, देन जॉर्जिया, फिलीपींस एंड बांग्लादेश इज द बेटर रूट टू गो फॉर। ठीक है, बांग्लादेश का एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी कंट्री से अलग है। पहला, वहां सिर्फ 50% नहीं होना चाहिए, वहां पे 60% पासिंग परसेंट, 60% PCB का ग्रुपिंग होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी वो एक हायर
क्रीम क्राउड और ज़्यादा IQ वाले बच्चों को पहले ही लेते हैं, क्योंकि 50% और 60% में अच्छा खासा 10% का डिफरेंस है। तो जो आपके कलीग स्टूडेंट है वो ऑलरेडी स्मार्ट और स्कॉलर बच्चे हैं। प्लस बांग्लादेश में जिस भी बच्चे ने 12th पास करके 2 साल बाद बांग्लादेश अप्लाई कर रहा है तो एलिजिबल नहीं है। मतलब 12th करके 2 साल का गैप हो गया है और वो बांग्लादेश अप्लाई करना चाहता है तो उसको बांग्लादेश नहीं मिलेगा। सो देयर विल बी नो गैप बिटवीन योर 12th स्टैंडर्ड एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर बांग्लादेश, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे मैंने बताया, बांग्लादेश में गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक वुमेन्स कॉलेज भी हैं, ठीक है। तो अगर और बांग्लादेश का बजट है 27 लाख से लेके 38 लाख तक, वहां पे 57 कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस, जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये मेक श्योर करें कि कौन सा कॉलेज आपको लेना है, उसके बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं गाइडेंस दूंगा। आपको ये देखना है कि आप ढाका सिटी के अंदर ही लें, क्योंकि ढाका इज द कैपिटल। वहां पे पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी रिमोट एरियाज हैं वहां पे हॉस्पिटल्स नहीं है, तो जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो ढाका में है। तो ढाका में इतना है कि आपको ढाका, जॉर्जिया, फिलीपींस, ये सब 3 कंट्री जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मुझे फीडबैक आया, वो देखा कि सेकेंड ईयर से ही आपको पेशेंट को एटलीस्ट छूने मिलने लगता है, आप असिस्ट करने लगते हो। 3rd ईयर से और ज्यादा आपको ये, क्योंकि इतना पेशेंट फ्लो है तो आपको उस तरह से एक्सपोजर भी मिलता है, ठीक है। कई बार एक साइकोलॉजिकल भी मैंने पेरेंट को देखा है कि ये सोचते हैं कि अरे मैं आपको बाहर नहीं भेजना है बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मुझे दूर नहीं भेजना है, बाहर नहीं भेजना है। बट फिर मैं पूछता हूँ, आपको वेस्ट बंगाल में या हिमाचल में एडमिशन मिला MBBS, इसी रेंज में आप ले लोगे? तो बोलते हैं हाँ ले लूंगा। तो मतलब वो कोलकाता में लेना चाहता है, लेकिन जस्ट नेबरिंग स्टेट विच इज और नेबरिंग कंट्री विच इज बांग्लादेश, वहां नहीं जाना चाहता, जो कि वहां कलकत्ता से बांग्लादेश जाने के लिए बसेस चलती हैं, ये चलती हैं। तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है, जबकि बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई, अगर आप USMLE का पासिंग परसेंटेज देखेंगे आउटसाइड कंट्रीज का, तो बांग्लादेश, जॉर्जिया टॉप करता है, क्योंकि उस लेवल का उनकी पढ़ाई है, उनका उस तरह से ये होता है। प्लस अगर आप इंडिया के इतने, जैसे हमने बताया कि जो प्राइवेट कॉलेजेस में ले रहे हैं, मिनिमम 70 लाख 75 लाख से शुरू हो रहा है आपका पूरा बजट। यहाँ आपको 34 लाख में आपकी 5 साल की फीस, हॉस्टल, खाना, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ वो भी आपको टुकड़ों में देना है, ठीक है। तो MBBS एक ख्वाब होता है, उसकी वजह यह है कि MBBS के बाद सिर्फ MBBS एक लिमिटेड और पहला स्टेप है टू बिकम अ गुड डॉक्टर, क्योंकि आपको जितने भी बड़े PG कोर्सेज हैं, चाहे वो गायनेक हो, चाहे वो पेडियाट्रिक्स हो, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, चाहे वो जनरल मेडिसिन है, उसके लिए आपका MBBS होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रही बात दूसरी कि नेक्स्ट, जो MBBS पहले लोग उतना नहीं जाते थे, हालांकि उसमें भी अच्छे खासा क्राउड जाता था, लेकिन अब 2 साल से ज्यादा जाने लगे हैं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम अब ऐसा होगा कि चाहे इंडिया के स्टूडेंट और फॉरेन का हो, दोनों को ही देना है। ओनली डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन की, फॉरेन वालों को शायद प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा। अभी पूरी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन इतना पता चला है कि प्रैक्टिकल एग्जाम एक्स्ट्रा देना होगा। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा कॉलेज चुने जहां पे आपको पेशेंट का एक्सपोजर मिले, और थ्योरी आप क्रैक कर लिए तो आपको प्रैक्टिकल। अब आप ये देखोगे कि नेक्स्ट एग्जाम क्यों लाया गया, ठीक है। अभी तक कैसा होता था कि MBBS, अभी तक ये चल रहा है कि हर स्टेट का स्टेट लेवल एग्जाम होता है। महाराष्ट्र का MBBS का जो फाइनल ईयर एग्जाम होता है वो स्टेट लेवल होता है। तो महाराष्ट्र अपना एग्जाम लेता है, यूपी अपना लेता है, गुजरात अपना लेता है, हर स्टेट अपना लेता है, और उसमें किसी को फेल नहीं किया जाता। इसलिए उस फाइनल एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए PG एडमिशन के लिए आपको क्या देना पड़ता है? नीट PG देना पड़ता है। जैसे आप UG देते हैं वैसे आपको नीट PG देना पड़ता है। क्यों देना पड़ रहा है नीट PG? मैंने MBBS का फाइनल एग्जाम दिया है ना, मैं उसी के एग्जाम के मेरिट पे मेरे को PG का एडमिशन दिलाओ। तो ये, बट स्टेट लेवल का जो फाइनल एग्जाम होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें कैसे भी पास कर रहे हैं। इसलिए अब ये नेक्स्ट एग्जाम आया, ये इसलिए जानना जरूरी है कि नेक्स्ट एग्जाम आया क्यों। अब आपको इंडिया हो, फॉरेन हो, सबको वो एग्जाम देना है, और उसी के बेसिस पे ही आपके नीट PG के एडमिशन होंगे। अब नीट PG नहीं होगा अलग से। तो जब आप अच्छी कॉलेज में पढ़ के आओगे, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे एक्सपोजर लेके आओगे, तो जो कि थोड़ा बहुत वो जो डिसएडवांटेज है जो 50% का है, लेकिन आपने इतना अच्छा मार्क्स लाने के आपके चांसेस रहेंगे कंपेयर टू इंडियन कॉलेजेस, जो हमने और मुजफ्फर भाई ने हमने खुद देखा है कि फैकल्टी ही नहीं है।
आपने 80 लाख 90 लाख दे दिया लेकिन फैकल्टी नहीं है। जब ऑडिट होता है तब कोई फैकल्टी आता है और उस समय वो खड़े रहते हैं, बट अदरवाइज सिर्फ एडमिशन हो रहा है, बच्चा बाद में ही कुछ सीखता है और ये होता है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो मेरे लिए हमें लगा कि हमको आप लोगों को ये 10 मिनट में बताना जरूरी है कि अगर एमबीबीएस का ख्वाब है, जस्ट बिकॉज थोड़े मार्क्स कम आ गए हैं और आपका बजट नहीं है, तो ये रास्ता भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बारे में कुछ और भी जानना है, मुझसे राब्ता कर सकते हो। मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, आप अपना मेरा नंबर लिख लीजिए सब लोग। बट जैसे मैंने बजट बता दिया है कि क्या रेंज से क्या रेंज में होता है, हाँ, और कम बजट चाहिए तो किर्गिस्तान कजाकिस्तान भी है जहां 16-17 लाख में भी होता है। वो भी अब इंडियन स्टूडेंट का इतना एक्सपोजर देखते हुए अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, अपने हॉस्पिटल टैग कर रहे हैं। बट डेफिनेटली स्टिल आई विल रिकमेंड कि अगर आपके पास 27-28 लाख का बजट है तो ये ना चुने 8-10 लाख के लिए अच्छी कंट्री, और अच्छा ये चुने जो मैंने 3 टॉप कंट्री बताई, ठीक है। और आप तभी कॉल करें जब अब्रॉड के बारे में बात करनी हो और आप थोड़े बहुत आइडिया आपको मिल चुका है मेरी बातों से और आप क्लियर हैं, आपको पॉइंट बात करनी है। जस्ट बिकॉज मैं फ्री में काउंसलिंग करूंगा तो नहीं जाना है तो कॉल ना करें, ठीक है। तो नंबर लिख लीजिए 9967857212। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा नाम है आफ्ताब मोहम्मद। 9967857212। परफेक्ट, ठीक है। आप ये कर सकते हैं। दूसरा, किसी को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और अगर नहीं समझ में आ रहा है कहाँ वेबसाइट है क्या है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें कि मुझे नीट यूजी का टेलीग्राम ग्रुप लिंक दो। आपको ऑटोमेटिकली एक ऑटो रिप्लाई आ जाएगा जिसके अंदर यूजी का लिंक होगा और भी कई इंपॉर्टेंट लिंक होंगे। तो आप इस पे भी खाली एक मैसेज करो, आपको ऑटोमेटिकली एक ऑटो रिप्लाई आ जाएगा। तो ये चीजें भी आसान हो जाती हैं, ठीक है।